सभी का स्वागत है। कल हम लोग चक्रवात पे चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने देखा था कि चक्रवात दो तरह के होते हैं। एक तो मिड लैटिट्यूड चक्रवात या जिसको टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं या शीतोष्ण चक्रवात। दूसरा जो होता है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो कल हमने शीतोष्ण चक्रवात की बात की थी। जो चक्रवात आपको मिड लैटिट्यूड में खास करके उससे जैसे कि अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, वहां बनते हैं ये चक्रवात, उसके बारे में चर्चा किया था। अब हम उससे आगे चलेंगे और आज जो एक बच चुका था चक्रवात के बारे में, उसके बाद हम लोग जलवायु पे चर्चा करेंगे। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाता है। खास करके ये तब बनता है जब हम लोग जो ईस्टर्ली देखे थे, यानी उत्तर पूर्व और दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में ये चक्रवात बनते हैं। और इस चक्रवात जहां बनते हैं वो बेसिकली उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, उष्णकटिबंधीय मतलब कि आप ये कह लें कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या जिसको ICTZ कहा जाता है, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसी को शॉर्ट फॉर्म में ITCZ कहा जाता है। यानी जो ट्रॉपिकल जोन में जो है वो एक दूसरे से, जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी जो है हमारी वो इस तरह से नहीं है कि अगर हम इक्वेटर को एकदम सीधा कर दें तो सीधा, क्योंकि पृथ्वी में दक्षिणी ध्रुव में कुछ अलग, दक्षिणी हेमिस्फीयर में या गोलार्ध में कुछ अलग मास है और उत्तरी गोलार्ध में कुछ अलग लैंड मास है। तो ये दोनों में जो कंट्रास्ट है, इसके वजह से ये सीधा ना हो करके इस तरह से हो जाता है। यानी ये ITCZ जो होता है सीधा नहीं होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये बीच में ये ITCZ है, तो ये ITCZ, और उसी तरह ये ITCZ मौसम के अनुसार भी, कि गर्मी में आप देखेंगे जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगा तो ये इधर आ जाएगा, उसी तरह से जब इधर गर्मी होगा तो ये फिर, तो ये चेंजेज होते रहते हैं। तो ये ITCZ से प्रभावित होते हैं। इसी तरह अगर हम इसको देखें तो बेसिकली ये चक्रवात प्रणाली जो है ये चक्रवात प्रणाली सामान्यतः मैक्सिको, दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी हिंद महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर में होते हैं। अगर हम वर्ल्ड मैप इसका देखें तो ये आपको मैक्सिको के पास नजर आएगा। मैक्सिको के पास, उसी तरह से दक्षिण पश्चिम और उत्तरी प्रशांत महासागर में अर्थात फिलीपींस वगैरह के पास आपको नजर आएगा। उसी तरह उत्तर हिंद महासागर में, और उसी तरह आप देखेंगे तो ये दक्षिण प्रशांत महासागर में आपको नजर आएगा। तो इसी तरह नॉर्मल जो जिस जिस एरिया में आता है तो इसमें अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन सब ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही है। तो इसको भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप इस तरह से समझें। तो ये जो चक्रवात होता है इसको अगर हम देखें तो फिलीपींस के पास जब आता है तो इसको टाइफून बोला जाता है। यानी टाइफून भी आपका उसी तरह से, तो वो बेसिकली फिलीपींस या वेस्ट पैसिफिक में आपको टाइफून इसको बोला जाता है, तो ये वेस्ट पैसिफिक है। उसी तरह से हॉरिकेन जो बोला जाता है वो अटलांटिक और ईस्ट पैसिफिक में, यानी जो आप अमेरिका का मैप देखते हैं इस तरह से, कैलिफोर्निया और यहाँ जो मैक्सिको देखते हैं, ये जो मैप होता है अमेरिका का इस तरह से, तो यहाँ जो मैक्सिको के पास अगर इधर कोई, ये पैसिफिक ओशन है, तो यहाँ जो कोई साइक्लोन बनेगा या फिर यहाँ जो कोई साइक्लोन बनेगा, यानी आपको वेस्ट पैसिफिक, ईस्ट पैसिफिक में और वेस्ट अटलांटिक में, तो ये सारा साइक्लोन कहलाएगा आपको हॉरिकेन। इधर हॉरिकेन बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ जो होता है जापान वगैरह, और यहाँ आप देखेंगे जापान है, ये फिलीपींस वगैरह है, तो ये फिलीपींस के पास जो भी साइक्लोन यहाँ बन रहा है तो उसको बोलते हैं, यानी वेस्ट पैसिफिक में, ये पैसिफिक ओशन है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो वेस्ट में जो बनता है उसको टाइफून कहते हैं। और हमारा इंडिया में जो बनता है इंडियन ओशन में,
या आप देखेंगे कि साउथ पैसिफिक में भी जो बनता है तो इसको हम लोग कहते हैं साइक्लोन। साइक्लोन। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसका जेनेरिक नाम या साइंटिफिक या वैज्ञानिक नाम क्या है इस साइक्लोन का, तो इस साइक्लोन को वैज्ञानिक रूप में ट्रॉपिकल साइक्लोन ही कहते हैं, साइक्लोन ही कहते हैं। तो कभी कभी इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछता है, हॉरिकेन दे देगा और दे देगा कि ईस्ट पैसिफिक, वेस्ट पैसिफिक या सर्टेन कंट्रीज से जुड़ा हुआ आपको बता देगा। तो अगर मैक्सिको में आ रहा है, अमेरिका के फ्लोरिडा में आ रहा है तो उसको हम लोग हैरिकेन कहेंगे। उसी तरह से टाइफून, तो फिलीपींस में आ रहा है, फिलीपींस के आसपास आ रहा है तो उसको हम लोग टाइफून कहेंगे। जापान के पास आ रहा है तो टाइफून होगा। तो उसी तरह से अगर हम देखेंगे कि ये साइक्लोन तो जो इंडियन पैसिफिक और इंडियन ओशन में आता है, या आप देखेंगे उससे और नीचे जाएंगे तो ये सारा एरिया जो होगा वो आपको ये कहलाएगा कि साइक्लोन। लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूरे दुनिया में कहीं भी इस साइक्लोन को अगर हम लोग कहेंगे तो इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहेंगे, अर्थात उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहेंगे इसको हम लोग। तो अब देखेंगे ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है इसके लिए 2-3 चीज बहुत ही जरूरी होती है बनने के लिए। पहली चीज गर्म जल का होना, यानी एक तो बहुत लार्ज वाटर वॉल्यूम होगा, जैसे कि हम जानते हैं कि ये समुद्र में बनता है। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो 3 चीज आपके लिए बहुत जरूरी है ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए, अर्थात उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए 3 चीज जरूरी है। नंबर 1 वार्म वाटर, यानी गर्म महासागरीय जल, यानी महासागर में उस एरिया को गर्म होना चाहिए। नंबर 2 मॉइस्ट एयर, यानी आर्द्र वायु। और नंबर 3 में तो जानते ही हैं, चूंकि ये जो घूम जाता है चक्रवात वो आपको पृथ्वी के घूमने के कारण जो कोरियोलिस फोर्स होता है उसके कारण, तो ये कोरियोलिस इफेक्ट के कारण घूमता है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये आपका बनता है। तो इसको हम आगे एक वीडियो है वो आपको हम दिखाएंगे, तो यहाँ आप देख लें। ये एक वीडियो है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन का। तो ये देखिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनता है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनता है, कंडीशंस ऑफ द साइक्लोन, यानी इसके लिए कौन कौन सी शर्तें हैं जो ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनाता है। तो देखिए नंबर 1 पर जो मैंने कहा था कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर होना चाहिए, यानी महासागर का होना जरूरी है। तो उसी तरह से उसका टेम्परेचर, तो एक तो लार्ज वार्म ओशन होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, ये पूरा गर्म होना चाहिए। और इसका तापमान जो होना चाहिए वो 26.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसका तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए आपको साइक्लोन बनने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर फिर एयर को मॉइस्ट होना जरूरी है। तो लार्ज वार्म ओशन एरिया विद द टेम्परेचर हो गया। अब यहाँ क्या होगा कि एयर मॉइस्ट होगा तो यहाँ से आपका इस तरह का एयर करंट निकलेगा, और जैसे ही ये एयर ऊपर जाएगा तो इधर से साइड से और साइड से आपका एयर इसमें आएगा। तो इस तरह से होगा, ये देखिए। तो ये बहुत ही इस तरह से आपका आएगा। तो ये जैसे कि मैंने बताया कि ये इसमें आर्द्र वायु है, और ये आर्द्र वायु आपको ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो आगे जाके इसी में आप देखेंगे तो आपका जो ये वायु है ये ऊपर जाएगा और फिर क्लाउड एंड 10 किलोमीटर तक ये ट्रोपोस्फीयर में चला जाएगा। अब ये ऊपर तक चला जाएगा, यानी ट्रोपोस्फीयर या जहां आप कह रहे कि स्ट्रेटोस्फीयर का बाउंड्री है 10 किलोमीटर, तो वहां तक ये ऊपर उठ के ये मॉइस्ट एयर पूरी तरह से ऊपर चला जाएगा। अब ये मॉइस्ट एयर जब जाएगा आगे तो फिर धीरे धीरे वहां आपका वो बादल बनना शुरू होगा। और अब जो ये आ रहा था, चूंकि यहाँ क्या है, कोरियोलिस बल है। अब कोरियोलिस बल का इफेक्ट जब होगा तो यहाँ ये राउंड करने लगेगा इस तरह से, इस तरह से आप देखिए यहाँ पे। अब ये जो हीट है जो यहाँ से गया, गर्म हवा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद बादल बना, तो फिर ऊपर जाने के बाद क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो ट्रोपोस्फीयर या ट्रोपोपॉज में मैंने बताया था आप लोगों को कि 50
-50 डिग्री सेल्सियस है, तो वहां जाके बादल बन जाएगा, आपके बर्फ के कण बन सकते हैं, तो फिर वो ठंडी हवा फिर नीचे आएगी और इधर से जो बीच बीच में गर्म हवा थी वो जा ही रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये एक रूप लेना शुरू होता है और ये फिर क्लाउड जो होता है इसका और ऊपर चला जाता है, 12 से 15 किलोमीटर ऊंचा जाता है। अब यहाँ पे जो काम करता है वो आपका कोरियोलिस इफेक्ट काम करता है, यानी जैसे ये गया तो कोरियोलिस इफेक्ट, जैसे कि मैंने बताया कि रोटेट कर देता है। अब ये रोटेट करके ये चक्रवात का रूप धारण कर लेता है और ये बेसिकली क्या है, ये एनर्जी का सर्कुलेशन है। इतनी हाई एनर्जी होती है और इसी बीच में जब एनर्जी सर्कुलेट करता है तो ये आय होता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में आप देखेंगे कि आय होगा, स्टॉर्म का आय होगा, यहाँ हाई प्रेशर होगा, इस बीच में कोई मौसमिक गतिविधि नहीं होगी। तो इस तरह ये आपको जब मैच्योर ये पूरी तरह से साइक्लोन बन जाएगा तो इस तरह आपको नाचता हुआ नजर आएगा। आपको ये देखिए इस तरह से आपका ये साइक्लोन बन जाएगा। तो ये है आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और ये चक्रवात आप देखिए आई ऑफ द स्टॉर्म, सारा एनर्जी का आपका यहां से जा रहा है और फिर यहां आप देखेंगे तो साउदर्न हेमिस्फीयर में आप देखेंगे तो क्लॉकवाइज है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये देखिए इस तरह से। अब ये आई ऑफ द स्टॉर्म है और यहां देखिए तो ये बेसिकली प्रेशर का डिफरेंस होता है। जैसा कि मैंने बताया कोई भी चक्रवात जो होता है वो प्रेशर ग्रेडियंट या दाब प्रवणता जो होता है वो, यानी उसका प्रेशर का डिफरेंस, यानी यहां सबसे कम प्रेशर होगा और आगे जाएंगे तो फिर ये ज्यादा प्रेशर होता जाएगा, तो लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है। आप ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं। यहां देखिए 950, 960, 70, 80, 990 और आगे जाएंगे तो 1000। तो यहां ज्यादा प्रेशर और यहां आपको कम प्रेशर होगा। और जबकि एवरेज सरफेस जब मैंने बताया था तकरीबन 1000 मिली बार होता है या 900 से 1035 तक बताया था या 1050 के बीच में आपको एवरेज विश्व में आप देखेंगे तो जो दाब होता है वो होता है। तो ये है आपका अर्थ सरफेस एवरेज एयर प्रेशर। ये देखिए इस तरह से आपको एयर प्रेशर होता है। तो ये आपका साइक्लोन बनने की प्रक्रिया थी उष्णकटिबंधीय। तो याद रखने की जरूरत है उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए 3 शर्तें जरूरी होनी चाहिए। लार्ज ओशन बॉडी जिसमें वार्म वाटर हो, यानी महासागर का बहुत बड़ा भाग जिसमें आपका गर्म पानी हो। पानी की गर्मी कितनी होनी चाहिए? 26.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। उसके बाद दूसरी शर्त है मॉइस्ट एयर होना चाहिए, यानी एयर जो उस जगह सर्कुलेट कर रहा है, जो आ रहा था वो आपका मॉइस्ट होना चाहिए। और तीसरा है कोरियोलिस बल वहां प्रभावित करता है। ये तीनों चीज मिलके आपका ये साइक्लोन डेवलप करता है। तो ये है आपका साइक्लोन। इसके बारे में और हम अब देखते हैं यहां पे। अब यहां पे देखते हैं तो जैसे कि मैंने बताया गर्म महासागरीय जल, आर्द्र वायु, कोरियोलिस बल। तो अब देखेंगे कि ये जो होता है तो ये वृत्ताकार बादलों से, जैसे कि मैंने दिखाया था प्रेशर पे, तो ये एक पट्टी होती है और ये एक पट्टी से मूसलाधार वर्षा उत्पन्न करती है। उसमें क्या था, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन में फुहार टाइप से छोटी छोटी बूंदाबांदी टाइप से बारिश होती है, जैसे कि जनवरी वगैरह में हम लोग देखते हैं जो बारिश होती है, ये आपको पश्चिमी विक्षोभ से जो होती है ये मिड लैटिट्यूड साइक्लोन का असर होता है, यानी उससे आपका बूंदाबांदी बारिश। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो होगा मूसलाधार बारिश होगा, काफी तेज बारिश होगा। तो वृत्ताकार बादलों की पट्टी मिलेगा। और क्योंकि मूसलाधार होगा, क्योंकि ये आपका जो बना था ये पूरा महासागर में बना था, इसमें मॉइस्ट ज्यादा था, मॉइस्चर ज्यादा था। उसी तरह से यह मध्य अक्षांश में स्थानांतरित हो जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब साइक्लोन आता है आपके आंध्र प्रदेश के पास, उड़ीसा के पास, तो फिर क्या होता है, आगे चला जाता है और आगे फिर बिहार और उससे आगे जाके वो खत्म हो जाता है। तो यानी धीरे धीरे स्थानांतरित होके ये मध्य अक्षांश तक चला जाता है। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि एक सेंट्रल आई होता है, केंद्रीय आंख होता है, ये एक खासियत है। और ये जो आंख होता है वहां लो प्रेशर का बेल्ट होता है, सबसे ज्यादा लो प्रेशर वहां आपका होता है।
तो होता क्या है कि कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात में क्या अंतर है, प्रमुख अंतर। तो इन प्रमुख अंतरों को आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, खास करके ये अक्सर कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। माइन्यूट डिफरेंस होता है जिसके कारण बच्चे इसका सही जवाब नहीं दे पाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या सही जवाब होगा और कैसे कैसे होगा। तो पहले इसकी हम लोग उत्पत्ति की बात करते हैं कि ओरिजिन कहाँ होता है, उत्पत्ति इसकी कहाँ होती है। तो ये उत्पत्ति जो होती है ये तापीय उत्पत्ति है, किसकी, ट्रॉपिकल साइक्लोन की। जैसे कि मैंने बताया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए कम से कम 26.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। इसका मतलब टेम्परेचर काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये तापीय उत्पत्ति है। इसका देखिए टेम्परेट साइक्लोन का और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये क्या है, गतिशील उत्पत्ति, यानी इसमें भी जो होता है, जैसे कि हमने देखा कि किस तरह से था वो वेदर फ्रंट, इसमें गतिशील है। कोई एक कोल्ड फ्रंट आया, इधर से कोल्ड आया, बीच में वार्म फ्रंट घुस गया और फाइनली उसमें कोरियोलिस बल तो इफेक्ट करेगा ही। तो ये करके फिर ये साइक्लोन बना दिया। तो ये इसका जो है गतिशील उत्पत्ति यानी डायनेमिक ओरिजिन आप इसको कह सकते हैं। कोरियोलिस फोर्स, मूवमेंट ऑफ एयर मास, जैसे कि मैंने दिखाया था कि किस तरह के एयर मास हो रहे थे, एक कोल्ड एक वार्म बीच में फंस गया और ये बन गया इस तरह से। उसी तरह से अक्षांश की अगर बात करें, एक तो उत्पत्ति की हमने बात करी, दूसरा अक्षांश की अगर बात करें तो ये 10 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में बनता है। यानी आप जब इक्वेटर से जाते हैं तो इक्वेटर से 10 डिग्री ऊपर या नॉर्थ में जाए या साउथ में जाए और 30 डिग्री के बीच में ये बनता है, यानी ट्रॉपिकल रीजन में ये बनता है। उसी तरह से देखेंगे तो ये विषुवत रेखा के आसपास देखेंगे तो 35 से 65 डिग्री, विषुवत रेखा के 35 से 65 डिग्री के बीच में बनता है। कौन, टेम्परेट साइक्लोन। अगर टेम्परेट साइक्लोन की बात करें तो मैंने बताया था 35 से 65 डिग्री, यानी वो मिड लैटिट्यूड में आपका बनता है। तो ये लो लैटिट्यूड में बना और वो मिड लैटिट्यूड में बना। तो ये डिफरेंसेस है। आगे हम देखेंगे इसी में कि सिस्टम इसका किस तरह से होता है। एक तो हमने देखा कि उसका ओरिजिन, फिर हमने देखा, अब देखते हैं कि ये कौन सी प्रणाली से होता है, क्या फ्रंटियल प्रणाली होती है। तो इसको हम इस तरह से देखें, वाताग्र प्रणाली जो हमने बताया था कि कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट आया और इस तरह से हुआ, तो इसमें वाताग्र प्रणाली अनुपस्थित होता है। यहाँ कोई वाताग्र प्रणाली नहीं होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन में तो जैसे मैंने बताया कि गर्म होना चाहिए और 3 शर्तें होनी चाहिए, मॉइस्ट एयर होनी चाहिए और गर्मी होनी चाहिए और कोरियोलिस बल होनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो थी ये आपको इसमें थी, लेकिन यहाँ आपको वाताग्र वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन ये चक्रवात का निर्माण वाताग्र के कारण ही होता है, यानी इस चक्रवात का निर्माण वाताग्र के कारण ही होता है। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि किस तरह से कोल्ड और कोल्ड के बीच में जो ऑक्लूडेड फ्रंट होता है, अधिविष्ट वाताग्र, तो उसका ही ये समझिए अलग रूप टाइप से। अच्छा, फॉर्मेशन की बात हम करें कि कहाँ निर्माण होता है। जैसे हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो हम लोग साइक्लोन देखते हैं, तो ये साइक्लोन जो अपने लोग के यहाँ आता है उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, तो कहाँ होता है, बंगाल की खाड़ी में बनता है या फिर अरब सागर में बनता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें सब ट्रॉपिकल साइक्लोन का या टेम्परेट साइक्लोन जिसको कहते हैं या मिड लैटिट्यूड साइक्लोन जिसको कहते हैं, तो ये स्थल और सागर दोनों पे बनता है, यानी वो लैंड पे भी बन सकता है और सागर पे भी बन सकता है। लेकिन इसका निर्माण केवल महासागरों में ही होगा, और महासागरों में जो होगा वैसा महासागर में जिसका टेम्परेचर 26 से 27, 26.5 से लेके ऊपर, यानी 27 डिग्री मोटे तौर पे आप देखें तो। और देखें इसका सीजन कौन सा होता है, कौन से सीजन में ये बनते हैं। तो ये लगभग जो बनता है आपको गर्मियों के पश्चात आपको ये साइक्लोन आएगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन, और खास करके अगस्त से अक्टूबर के बीच में। तो जो साइक्लोन हमारा होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, वो अगस्त से अक्टूबर के बीच में बनता है। ठीक उसी तरह से इसका हम देखेंगे तो इसका कोई नियमित समय नहीं है कि कब बने, लेकिन ज्यादातर साइक्लोन ठंडी के समय में बनता है। तो गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में ये अधिक बनता है, क्योंकि सर्दी में क्यों बनता है,
उसका मेन रीजन ये है कि यहाँ दो कोल्ड फ्रंट के बीच में एक वार्म घुस जाता है, तो कोल्ड जो है वो कोल्ड टाइम में ज़्यादा ये बन जाते हैं। तो ये है आपका सीजन्स के बारे में हमने देखा, निर्माण कहाँ हो रहा है और क्या इसमें फ्रंटियर सिस्टम है या नहीं है। उसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे चक्रवात के बारे में। तो आकार देखें कि कौन से चक्रवात की आकार बड़ी होती है। कभी कभी आपसे पूछ देगा इस तरह से, यूपीएससी में तो सीधा इस तरह से नहीं पूछता, आपसे ये पूछ देगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आकार सबसे बड़ी चक्रवात होती है जबकि शीतोष्ण चक्रवात बहुत ही छोटा होता है, इस तरह से पूछ सकता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां देखिए जो इसका आकार है उष्णकटिबंधीय, उसका आकार छोटा होता है, यानी 100 से 500 किलोमीटर तक होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। लेकिन इसका आप देखेंगे तो 300 से 2000 किलोमीटर तक होता है मिड लैटिट्यूड साइक्लोन का। तो इस तरह से अगर आकार की हम बात करें तो आकार ट्रॉपिकल साइक्लोन का छोटा होता है और इसका बड़ा होता है, इसका बड़ा आकार होता है। और शेप की बात हम देखें, इसका हम शेप देखें तो ये शेप जो होता है वो दीर्घवृत्ताकार होता है। अभी साइक्लोन का हम देखा इस तरह से, और इसका आकार जो होता था वो वी आकार का होता था, उल्टा वी आकार का, जो मैंने कल आपको दिखाया था कि कैसे आया और फिर इस तरह से हो गया जो। तो इस तरह का साइक्लोन जो होता है वो उल्टा वी के आकार का होता है और इसका आप देखेंगे तो गोलाकार होता है। अब वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा होती है किसमें? ट्रॉपिकल साइक्लोन में। जैसे कि मैंने बताया बूंदाबांदी नहीं, जम के बारिश होती है, लेकिन कुछ घंटों से अधिक नहीं होती है या कुछ देर तक ही होती है, यानी ज्यादा लंबा देर तक ये नहीं चलता है, तेजी से होगा लेकिन कुछ देर तक ही होगा। लेकिन अगर इसमें देखें सब ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन में देख लें हम लोग, टेम्परेट साइक्लोन की अगर हम बात करें तो ये टेम्परेट साइक्लोन में जो वर्षा होती है वो वर्षा आपको बहुत ही धीमी होती है, मतलब फुहार टाइप से होती है, छिटपिट वर्षा, लेकिन कई दिनों तक होती है, यहां तक के महीनों तक जारी रह सकती है, महीनों तक जारी रह सकती है और कई दिनों तक होती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि जनवरी में जब हम लोग दिल्ली में इंटर किए तो 7 तारीख को आपको पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद से ही मौसम खराब हुआ, तो अब तक जाके ठीक नहीं हुआ, अभी भी छिटपिट बारिश हो ही रही है। तो ये क्या है? ये टेम्परेट साइक्लोन का ही असर है कि दिल्ली में इस तरह के मौसम होते हैं। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि दिल्ली में जो होता है इस तरह के मौसम, जो पश्चिमी विक्षोभ जिसको कहते हैं, उसके क्या कारण है? तो उसका कारण आपका यही टेम्परेट साइक्लोन है। तो ये हम लोगों ने वर्षा के बारे में देखा। अब इसी तरह से देखेंगे कि इसका विंड का वेग के बारे में देखेंगे कि इसका जो विंड होता है उसकी स्पीड कितनी होती है, कौन ज्यादा खतरनाक है, स्पीड कितनी है इसकी। तो अगर विंड की बात देखेंगे तो डेफिनेटली बात है जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो काफी तेज उसकी विंड होती है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन मोटे तौर पे आप देखेंगे कि 100 से 250 किलोमीटर के रफ्तार में चलता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन देखेंगे हम लोग 100 से ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो आपको 100 से 250 किलोमीटर के स्पीड में उसकी विंड चलती है, यानी उसका जो हवा है उसकी रफ्तार 100 से 250 किलोमीटर है। लेकिन ये जो है उसकी वेलोसिटी, उसकी जो गति होगी वो कम होगी, यानी 30 से 150 किलोमीटर के बीच ही होती है। अब चूंकि गति कम है, इसका मतलब क्या है कि हवा की गति कम है तो बर्बादी कम है, तो लेस डिस्ट्रक्शन, यानी कम विनाश करेगा, ये ज्यादा विनाश करेगा, ग्रेटर डिस्ट्रक्शन। तो हम लोग जानते हैं जो बड़ा साइक्लोन जो आता है, चाहे वो फिलीपींस में आए या फिर आपके इंडिया के उड़ीसा तट पे आए या अमेरिका के फ्लोरिडा के तट पे आए, तो ये सारे जो साइक्लोन आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा तबाही होता है, तो इसमें ज़्यादा विनाश होता है। और जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं उसमें विनाश कम होता है क्योंकि उसकी विंड की गति कम होती है। उसी तरह से देखेंगे जीवन, तो इसका कोई साइक्लोन अगर बनता है तो उसका लाइफ कितना होता है, जैसे आज बना तो वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा वो साइक्लोन। तो अगर लाइफ की हम बात करें तो इसका जो जीवन होता है वो आपको छोटा होता है
और ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 हफ्ता तक चल सकता है। तो इसका जीवन छोटा होता है, यानी उसका जो लाइफ स्पेन आप देखेंगे तो छोटा होगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात का। लेकिन अगर हम लोग शीतोष्ण चक्रवात की बात करते हैं तो उसका समाप्त होने में 2 से 3 हफ्ता लग जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपका दिल्ली का एग्जाम्पल दिया कि दिल्ली में आप देख लीजिए 2-3 हफ्ते से ये बारिश का ये नाटक किया ही हुआ है, काफ़ी बारिश हो जाता है, मतलब छिटपिट बारिश होती रहती है। तो ये जो मौसम खराब है ये आपको टेम्परेट साइक्लोन का ही असर है। उसी तरह से अगर देखेंगे तो इसका पथ जो है वो आप देखेंगे कि 30 डिग्री अक्षांश पर ये पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और ये देखेंगे बेसिकली 10 से 20 के बीच में बनता है और 30 डिग्री पर जाकर के ये मुड़ जाता है। तो इसको कहते हैं ये, लेकिन इसका हम देखेंगे कि ये पूरी तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है क्योंकि ये वेस्टर्ली से प्रभावित होता है, पछुआ पवनों से प्रभावित होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 30 डिग्री 60 डिग्री, तो 30 से 60 डिग्री में ये पछुआ पवनें चलती है, यहाँ से पछुआ पवनें चलती है। तो ये पछुआ पवनों से प्रभावित होता है तो ये वेस्ट से ईस्ट के तरफ आता है। यही वजह है कि अगर भूमध्य सागर के ऊपर या यूरोप में जो चक्रवात होता है तो वो आपको 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा सफ़र करके या आप तुर्की के पास या कहीं से भी आपके दिल्ली तक पहुंच जाता है। तो यही वजह है, तो ये इसका पाथ है। तो अब हम लोग इससे आगे देखेंगे पाथ के बाद कि जैसे मैंने बताया कि चक्रवात का आंख होता है, आई होता है, जो काफ़ी शांत क्षेत्र होता है। तो इसको अगर हम लोग कहें कि शांत क्षेत्र, तो शांत क्षेत्र में चक्रवात का आंख के रूप में जो जाना जाता है, यहाँ हवा शांत होता है, कोई वर्षा यहाँ नहीं होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई चीज़ नहीं, यानी यहाँ आई नहीं होता है, इस तरह का कोई भी शांत क्षेत्र नहीं होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन में शांत क्षेत्र होता है, टेम्परेट साइक्लोन में शांत क्षेत्र नहीं होता है, अर्थात शीतोष्ण चक्रवात में आपको शांत क्षेत्र नहीं होता है। अब जैसा कि मैंने बताया था जो साइक्लोन होता है सब ट्रॉपिकल, उसमें एंटी साइक्लोन बनता है। लेकिन यहाँ अगर देखेंगे प्रति चक्रवात की अगर हम बात करें तो प्रति चक्रवात यहाँ नहीं बनता है, यहाँ चक्रवात होता है, एंटी साइक्लोन होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि इन चक्रवातों का कभी कभी इस पे मुख्य परीक्षा में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चक्रवात क्या है, वर्णन करें, और इन चक्रवातों का भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो 2 तरह के चक्रवात हैं, तो देखेंगे भारत पे हमारा क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको भी थोड़ा देखें। तो ये जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये दोनों तटों को प्रभावित करता है। हम जानते हैं अरब सागर में भी आता है और बंगाल की खाड़ी में भी साइक्लोन आता है, तो ये दोनों साइक्लोन आपको प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये जो दोनों प्रभावित करता है तो इसको हम लोग देखेंगे, तो ये पूर्वी और पश्चिमी तट को प्रभावित करता है। लेकिन अगर हम यही देखें सब ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन की बात अगर हम लोग करें, जो आपको मिड लैटिट्यूड में पाए जाने वाले साइक्लोन है, उस साइक्लोन की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत के उत्तरी भाग को, खास करके पश्चिमी विक्षोभ जो हमने कहा था वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, उससे ये रिलेटेड है, जिससे उत्तरी भारत के कुछ एरिया जैसे कि दिल्ली, पंजाब इत्यादि इससे प्रभावित होते हैं। तो भारत में इस तरह के क्षेत्र प्रभावित होते हैं। हम लोग इसके बारे में और विस्तृत चर्चा करेंगे जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे, और खास करके उसमें एक चैप्टर है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उसमें हम लोग जानेंगे डिजास्टर क्या होता है, उसका मैनेजमेंट। तो हम लोग देखेंगे साइक्लोन किस तरह से प्रभावित करता है, सूखा किस तरह से प्रभावित करता है, बाढ़ किस तरह से प्रभावित करता है, तो उसमें हम लोग विस्तार रूप में इसको देखेंगे। अब सवाल ये होता है, ये जो साइक्लोन आता है तो आपने सुना होगा कि 1 कैटेगरी का साइक्लोन है, 2 कैटेगरी का साइक्लोन है, इतना भयंकर साइक्लोन है। तो इस साइक्लोन को किस पैमाने पे नापा जाता है? तो इस साइक्लोन को जो नापा जाता है उसको कहते हैं सेफर सिम्पसन स्केल। तो चलिए देखते हैं कि ये स्केल आखिर होता क्या है। तो ये नॉर्मली इसको कहते हैं सेफर सिम्पसन स्केल या हॉरिकेन विंड स्केल। जैसा कि मैंने बताया हॉरिकेन क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया था कि 26 डिग्री या 26.5 डिग्री गर्म वाटर होना चाहिए, कोरियोलिस बल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, तो ये साइक्लोन आपका बना। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात हम लोग करते हैं। तो उसमें अगर देखें तो
नंबर 1 कैटेगरी का जब आपसे पूछा जाए कि 1 कैटेगरी का अगर साइक्लोन है तो उसकी गति जो होती है वो 119 से 153 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या होता है कि हवा की गति, और इसमें बहुत कम डैमेज होता है, यानी हवा तो चलता है, अगर समुद्र के किनारा में है तो थोड़ा सा डैमेज होगा, लेकिन जब कैटेगरी 2 आएगा तो थोड़ा सा डैमेज करेगा, मॉडरेट डैमेज। तो मॉडरेट टाइप का डैमेज में होगा, इसमें 154 से 177 किलोमीटर, बेसिकली स्पीड के आधार पे इस स्केल को बनाया गया है। उसी तरह से देखेंगे हम लोग अगर, तो फिर थर्ड कैटेगरी जो आता है उसमें काफी डैमेज हो जाता है, आपका पूरी तरह से बहुत डैमेज होता है, तो वो 178 से 208 किलोमीटर के रफ्तार में होता है। उसके बाद कैटेगरी 4 का साइक्लोन, जैसे कि आपने सुना होगा न्यूज में कहा कैटेगरी 4 का साइक्लोन आ रहा है, तो 4 का मतलब होगा कि एक्सट्रीम डैमेज, बहुत भयंकर तबाही कर सकता है, और इसमें जो हवा की रफ्तार होती है वो 209 से 251 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है। तो उसी तरह से जब सबसे ज्यादा होता है तो कैटेगरी 5, जिसको कहते हैं कैस्ट्रोफोबिक, यानी एकदम समझिए कि महाविनाश, पूरी तरह से समाप्ति। तो ये 252 किलोमीटर और उससे ज्यादा अगर रफ्तार होती है, 252 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में अगर है और उससे ज्यादा है तो इसको कहते हैं कैटेगरी 5। तो जब भी आप सुनते हैं, अब ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ मकान सही सलामत है, यहाँ थोड़ा सा डैमेज हुआ, यहाँ थोड़ा ज्यादा डैमेज हुआ, यहाँ ये जो समुद्र का पानी था ये पूरा ये कर गया, और यहाँ जो था ये पूरी तरह से मकान को पूरी तरह से तबाह कर दिया, ये पेड़ वगैरह पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो इस तरह से ये दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये जो स्केल है कैटेगरी का, वो स्केल कहलाता है सेफर सिम्पसन स्केल, और ये कैटेगरी 1 से लेके 5 तक होता है। तो 1 में सबसे कम डैमेज, 5 में सबसे ज्यादा। तो जब कभी आप सुनेंगे 3 कैटेगरी का साइक्लोन है, 4 कैटेगरी का साइक्लोन है, तो जैसे कि आप शुरुआत हुआ तो पता चला ये 2 कैटेगरी का है, फिर आगे वो इंटेंस हुआ तो 4 कैटेगरी का हो गया, कभी कभी 5 हो गया, फिर उसके बाद कम भी जाता है। तो ये साइक्लोन जब देखते हैं हम लोग के यहाँ, तो अब तो काफी आधुनिक जमाना है, तो सेटेलाइट से उसकी मॉनिटर की जाती है, तो उस हिसाब से खास करके इसका यूज डिजास्टर मैनेजमेंट में लोग करते हैं। तो ये सारी चीजें थी आपको। अब हम लोग ये वेदर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह का वेदर सिस्टम है, और अब हम लोग देखेंगे जलवायु के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। तो अब चर्चा हम लोग क्लाइमेट पे करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वाटर इन एटमॉस्फेयर। जैसे क्लाइमेट हमारा समाप्त होगा तो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें आपको पढ़ना है, खास करके बादल कैसे बनता है, किस तरह से वर्षा का पैटर्न होता है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जलवायु के बारे में। तो जलवायु, तो जैसा कि मैं शुरू में ही बताया था कि जलवायु और मौसम यानी वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंसेस होते हैं। तो जानते हैं कि वेदर किसको कहा जाता है और जलवायु किसको। वेदर किसको कहा जाता है और जलवायु किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मौसम। तो मौसम जैसे कि हम लोग देखते हैं, मौसम किसी भी स्थान और कुछ समय के लिए वायुमंडल की स्थिति को परिभाषित किया जाता है। जैसे कि आप सुबह में आप चले और बारिश हो रही थी, धुंध लगा हुआ था, तो इसका मतलब है कि वो अभी आज का मौसम है। कल हो सकता है कि पूरा आसमान साफ हो और काफी धूप खिला हुआ हो, तो इस तरह से है। तो ये क्या है, कुछ स्थान कहाँ का मौसम था, ये दिल्ली के मुखर्जी नगर का मौसम था, और तो वहां के कुछ समय के लिए उसके आपको स्थिति को, वायुमंडल की स्थिति को परिभाषित किया जाता है। तो सामान्यतः हम देखेंगे तो तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, हवा की गति, दिशा, वर्षा, बादल इत्यादि स्थितियों को व्यक्त करता है। ये सारी चीजों को अगर हम मिलाएंगे तो ये सारे क्लाइमेट के आपके वेदर के तत्व हैं कि बादल है, गर्मी ज्यादा है
या धुंध लगा हुआ है, या इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक मौसम की चीज़ को आपको बताती है कि ये आपका मौसम है। लेकिन अगर हम जलवायु की बात करें तो जलवायु अगर देखें तो ये किसी विस्तृत क्षेत्र में और वर्ष भर के ऋतु का, यानी ये विस्तृत क्षेत्र में, यानी दिल्ली से लेकर के पूरा नॉर्दर्न इंडिया या पूरा आप एक बेल्ट देख लें जो एक तरह से क्षेत्र आते हैं, उसका काफ़ी विस्तृत क्षेत्र, और उसमें वर्ष भर में जो मौसम की गतिविधि होगी विभिन्न ऋतुओं का औसत मौसमी दशाओं, ये जो मौसम हुआ इसका एवरेज निकाला जाता है कि ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, ज़्यादा ठंडी पड़ रहा है, या बादल ज़्यादा बन रहे हैं, या मेघाच्छादित क्षेत्र ज़्यादा है। तो इसको उसी के दशाओं को आपको एक औसत दशाओं को जो मिलता है वो सारे डेटा इकट्ठा किए जाते हैं, और वो डेटा जो होता है वो ऐसा नहीं है कि 1 साल का आप लिख लें, 2 साल का लिख लें, 3 साल का नहीं, कम से कम आपका ये डेटा 30 साल का होना चाहिए क्लाइमेट के लिए। तो ये सारे डेटा होना चाहिए आपको 30 वर्ष के लिए, यानी ये आप कोई भी विस्तृत क्षेत्र में जाएं, वर्ष के विभिन्न ऋतुओं की औसत मौसमी दशाओं आप देखेंगे, औसत मौसमी दशाओं को उस क्षेत्र की जलवायु के रूप में जाना जाता है, या उस क्षेत्र की जलवायु के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब देखेंगे तो ये 30 वर्ष, और ये जो एक वर्ष का नहीं बल्कि ये 30 वर्ष का, 30 वर्ष की, यानी 30 वर्ष का जलवायु का आपका डेटा होना चाहिए औसत वर्षा का, तब वहां का आप क्लाइमेट निर्धारित करते हैं। और ये 30 वर्ष का कौन कह रहा है? ये कह रहा है आपको WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार कम से कम 30 साल का डेटा अगर उस क्षेत्र का है और काफी विस्तृत क्षेत्र है, तो इस आंकड़ों के आधार के गणना के आधार पे उस क्षेत्र के हम जलवायु उसको कहते हैं। तो ये तो हुआ आपका मौसम और जलवायु में डिफरेंस। तो कभी कभी ऐसा होता है, आप देखेंगे तो मौसम और जलवायु के बीच में कई अंतर होते हैं। सिंपली लोग ये कहता है कि अरे वहां जा रहे हो, वहां का तो मौसम खराब है, या वहां के मौसम ही, लेकिन मौसम और जलवायु में फर्क है, यानी क्लाइमेट और वेदर में फर्क है। तो मौसम और जलवायु में अंतर है। कभी कभी आपको ये मौसम और जलवायु के बीच अंतर काफ़ी माइन्यूट होता है, और काफ़ी जो जैसे कि एवरेज हम लोग कह देते हैं, लेकिन कभी कभी इन सब में आपको पता करना पड़ता है कि इसके क्या क्या खासियत है, क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरह से देखें, हाँ, तो अभी हम चर्चा कर रहे थे जो मौसम और जलवायु में क्या डिफरेंसेस हैं।
तो हम लोग देखेंगे कि जो मेजर डिफरेंसेस है, नंबर 1 में जैसे कि मैंने बताया था कि मौसम और जलवायु। तो मौसम जो है वो किसी सीमित क्षेत्र, जैसा कि मैंने बताया कि एक लोकल एरिया है दिल्ली या कहीं भी, तो उस सीमित क्षेत्र का हम लोग स्टडी करते हैं। और उस सीमित क्षेत्र में जैसे कि उसकी वायुमंडल की दशा अवधि, लेकिन जलवायु क्या है, बड़े क्षेत्र में और लंबी अवधि पर। अब देखेंगे मौसम जो है वायुमंडलीय ताप में से किसी एक से भी प्रभावित हो सकता है, परिवर्तित। जैसे कि आज का मौसम ठंडा है, इसका मतलब क्या है, तापमान से प्रभावित है। कभी आपका बरसात हो रहा है तो आज का मौसम काफी गीला है, काफी आर्द्र है, तो इसका मतलब है कि ये आर्द्रता से प्रभावित हुआ। तो आर्द्रता या तापमान किसी एक से ये प्रभावित हो सकता है। लेकिन जो जलवायु है वो किसी एक फैक्टर से नहीं होता, बल्कि उस सारे फैक्टर का एवरेज होता है। कि अगर आप कोई ऐसा एरिया है जहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है, वहाँ शुष्क एरिया है तो वो शुष्क है, वहाँ एक दिन में आर्द्रता बढ़ घट जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से कोई गर्म रेगिस्तान है और वहाँ, जैसे कि अरब में अभी आपने सुना होगा कि अरब में बर्फबारी होगी, तो गर्म रेगिस्तान है, वहाँ का आप देखेंगे तो हॉट डिजर्ट ही कहलाएगा, वो बर्फ वाला कोल्ड डिजर्ट नहीं कहलाएगा। तो चूंकि वहाँ आपको तापमान या जो आर्द्रता है इसके तत्वों से उसको कोई डिफरेंसेस नहीं पड़ने वाले हैं। उसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे तो अब देखिए यहाँ पे दूसरा चीज जो है, आप मौसम के बारे में देखेंगे तो मौसम अक्सर बदलता रहता है। ये तो था कि फैक्टर क्लाइमेट का जो मतलब हमारे तत्व आर्द्रता, बादल, ये सब, तो ये क्या है, कोई एक चीज आपको मौसम को प्रभावित कर सकता है, जलवायु को नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम जलवायु की बात करें कि ये बदलता रहता है एक मौसम, जैसे आप एक दिल्ली का एग्जाम्पल ले लें, अभी काफी ठंड पड़ रही है दिल्ली में, लेकिन जब आप आएंगे मई जून में तो इतनी ज्यादा गर्मी है कि आप बाहर निकल नहीं सकते। तो उसी तरह से क्या है, इसका मतलब है कि ये गर्मी ठंडी ये क्या है, मौसम है। तो ये मौसम आपको बदलता रहता है, लेकिन जलवायु नहीं बदलती है। तो हम लोग का जैसे इंडिया है, इंडिया मानसूनी क्लाइमेट में आता है, मानसून जलवायु क्षेत्र में आता है, तो ये मानसून जलवायु ही कहलाएगा, ये टुंड्रा नहीं कहलाएगा, आर्टिक नहीं कहलाएगा या हॉट डिजर्ट नहीं कहलाएगा। तो नॉर्मल अगर हम इंडिया को सामूहिक रूप से देखते हैं तो मानसूनी क्लाइमेट है हम लोगों का, तो मानसूनी क्लाइमेट में आएगा, तो ये लगभग अस्थायी रहता है। उसी तरह से देखेंगे तो इसका प्रभाव जो है नॉर्मल अगर हम लोग देखेंगे तो इफेक्ट देखेंगे तो किसी छोटे से भाग में होता है, एक देश के छोटे से भाग में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लें, एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि रांची में फर्स्ट क्लास धूप निकला हुआ है और कल परसों से फर्स्ट क्लास हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ काफ़ी अच्छा धूप है। और यहाँ दिल्ली में क्या है, धूप देखने को तरस गए, अब थोड़ा थोड़ा अब धूप निकल रहा है, इतना दिन से बहुत ही हालत खराब था, तो आप जानते ही हैं। तो इसका मतलब है कि दिल्ली का मौसम अलग था, रांची का मौसम अलग था, ठीक है। लेकिन तो ये क्या है, किसी देश के एक छोटे से भाग में, किसी देश के एक छोटे से, इंडिया है, इंडिया का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ दिल्ली है, एक वहाँ इंडिया का छोटा सा हिस्सा रांची है, तो वहाँ का अलग, यहाँ का अलग। इसका मतलब है कि जो मौसम है वो एक छोटे क्षेत्रों को दर्शाता है। उसी तरह से दूसरा देखेंगे तो जो जलवायु है, जलवायु की अगर हम बात करें तो इसका प्रभाव किसी एक देश भी नहीं, बल्कि देश से भी बियॉन्ड एक महाद्वीप तक हो सकता है, एक उपमहाद्वीप, जैसे कि हमारा उपमहाद्वीप भारत में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये पूरा बर्मा, ये सारा मानसूनी जलवायु का क्षेत्र। इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ एक देश नहीं, कई देश को मिला के एक सब कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंट भी आपका एक जलवायु क्षेत्र में होता है। उसी तरह से देखेंगे तो किसी स्थान पे आप जाते हैं तो साल में कई तरह के मौसम का आप अनुभव करते हैं। जैसे आप दिल्ली में साल भर रुक गए तो आप यहाँ का ठंडी भी देखेंगे, आप यहाँ का गर्मी भी देखेंगे, यहाँ बारिश हो रही है उसको भी आप देखेंगे, तो सारी चीज आप देखेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर आप
किसी क्षेत्र पे जाते हैं तो ये मौसम हो गया, गर्मी, ठंडी, सर्दी, बरसात जो भी है। लेकिन आप किसी भी स्थान पर जाएंगे तो वहां की जलवायु एक ही प्रकार की होगी। अगर आप इंडिया में जा रहे हैं और इंडिया के कोई क्षेत्र है तो यहाँ का जलवायु अगर मानसूनी है तो मानसूनी ही जलवायु कहलाएगा। ये नहीं है कि आज मानसूनी हो गया, अगले साल वो डिजर्ट हो गया और अगले साल इक्वेटर वाला हो गया, इक्वेटोरियल क्लाइमेट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये आप देखेंगे तो ये बेसिक डिफरेंसेस है आपको। अब हम लोग जलवायु पे चर्चा करते हैं कि आखिर ये जलवायु जो है इसको सबसे पहले किस तरह से परिभाषित करने की कोशिश की गई। और इस काम में जैसा कि हम लोग जानते हैं सब काम में सबसे आगे ग्रीक वाले होते हैं, तो ग्रीक वालों ने तकरीबन इसकी शुरुआत की। तो वैज्ञानिक जानते हैं कि प्रमुख जलवायु के प्रकारों का अध्ययन किया है और हम जानते हैं कि ये डिफरेंट एरिया में, अब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जलवायु के बारे में। तो सबसे पहला प्रयास जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रीक वालों ने किया था और ग्रीक वालों ने पूरी तरह से जो मैंने आपको बताया था तो जलवायु मौसम की विभिन्न दशाओं को सम्मिलित रूप होता है, अतः कोई भी वर्गीकरण। सबसे बड़ी चीज ये देखें कि जैसे ग्रीक वालों ने किया है तो इसका प्रयास तो आपको 400 BC से होने लगा था, यानी लेकिन ग्रीक के बाद से भी अगर हम देखें तो जैसे कि कोपेन ने किया है, थर्नवाट का है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये सारे कोपेन, थर्नवाट, इसको विस्तृत रूप से जब आप हमसे ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ेंगे तो ऑप्शनल में इसको हम विस्तृत रूप से, लेकिन चूंकि आज जीएस है तो जीएस में मैं उतना विस्तार आपको नहीं अभी दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा तो बताऊंगा ही। तो नॉर्मल ये है कि विभिन्न दिशाओं का जो सम्मिलित रूप है, यानी कई जलवायु का वर्गीकरण हुआ है, लेकिन सभी में से कोई भी आदर्श नहीं है। क्यों आदर्श नहीं है? क्योंकि जो हमारा अर्थ है आप देखें तो इसका फेनोमेनन ऐसा नहीं है कि आप एक टेबल पे लाए और ये पेन की तरह देखा और ये कर दिया। नहीं, अर्थ बहुत बड़ा है, इसको आप टेबल पे रख के प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, जबकि ये सारे फेनोमेनन साइंटिफिक फेनोमेनन है, यानी साइंटिफिक प्रक्रिया है। तो इसको देखेंगे तो ये जलवायु जो है इसको सामान्य रूप से विभिन्न दशाओं, चूंकि ये एवरेज है तो कोई भी चीज एवरेज परफेक्ट नहीं होता है, तो इसीलिए इसको हम देखेंगे तो ये सम्मिलित या समान रूप होता है, तो इसीलिए कोई भी वर्गीकरण आदर्श नहीं माना जाता है। तो इसको आगे हम लोग देखते हैं। तो यूनानियों ने, जैसे कि मैंने बताया था, सूर्य ताप के आधार पर विश्व के जलवायु को वर्गीकृत करने का प्रथम प्रयास किया था और उन्होंने अक्षांश के आधार पर, जैसे कि मैंने बताया कि अक्षांश के आधार पे उसी वक्त हमने आपको बताया था कि जो क्लाइमेटोलॉजी है वो जो शब्द है वो कलिमा मीन्स स्लोप और लोगस मीन्स स्टडी ऑफ द स्लोप, यानी उनका ये था कि एक्वेटर से आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ, तो आपको एक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो ठंडी बढ़ेगी, एक्वेटर से नीचे भी जाएंगे तो ठंडी बढ़ेगी, लेकिन एक्वेटर की तरफ आप आएंगे ऊपर से या नीचे से तो आपको गर्मी बढ़ेगी। तो उसी आधार पे उन्होंने पृथ्वी को 5 भागों में सूर्य ताप, जो सोलर इंसोलेशन आता है, जो मैंने बताया था कि आपतन कोण, जिसका सबसे ज्यादा आपतन कोण होगा वो सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र होगा, तो इसको हमने बताया था आपको। तो इसी में उन्होंने इस तरह से बताया, ये देखिए। तो ये जो सोलर ये रेडिएशन आ रहा था, इसके आधार पे उन्होंने पूरे विश्व को 5 जोन में बांटा। उसमें पहला जोन जो था उसको उन्होंने कहा टॉरिड जोन। टॉरिड जोन यानी जो आप ट्रॉपिकल क्षेत्र कह रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके यानी 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ से ये एक्वेटर वाला जो एरिया है, इस क्लाइमेट को उन्होंने कहा कि टॉरिड जोन यानी गर्म प्रदेश है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ये आर्टिक सर्किल 66.5 डिग्री वाला, तो यहां का बोला नॉर्थ टेम्परेट जोन। और जो ध्रुव था, नॉर्थ पोल था यहाँ, तो ध्रुव के पार इसको बोला फ्रीज जोन, यानी वहां जाओगे तो जम जाओगे। उसी तरह से यहां था साउथ टेम्परेट जोन और फ्रीज जोन। तो इसके आधार पे 1, 2, 3, 4 और 5, तो उन्होंने कहा कि पूरे विश्व जो है वो 5 तरह के क्लाइमेट जोन में बटे हुए हैं। और इसीलिए
उस वक्त का जो आप देखेंगे तो वो ज़्यादातर लोग इधर ट्रॉपिकल की तरफ आते ही नहीं थे। उनका ये कहना था कि हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर, आप यूरोप है, आप देखते ही हैं जो ग्रीस वगैरह है, तो अगर आप यहाँ जाओगे और इक्वेटर के पास जाओगे तो इतनी गर्मी है कि जल जाओगे, खत्म हो जाओगे, और इधर जाओगे आर्कटिक से इधर तो फ्रीज हो जाओगे। तो इसीलिए बहुत सालों तक इसका फिर एक्सप्लोरेशन नहीं हो पाया, बहुत सारी चीज़ें थी, इस वक्त उसकी इस तरह की मान्यता थी। तो ये आप सोलर रेडिएशन के आधार पे ये हो रहा था। तो ये ग्रीक वालों ने सबसे पहले इसको किया था। तो आगे हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त जो थ्योरी है, सबसे ज़्यादा जो मान्यता प्राप्त सिद्धांत है वो किसका है। तो क्लाइमेट में हम लोग जानते हैं कोपेन का सिद्धांत जो है, व्लादिमीर कोपेन का, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया ये बेसिकली 1846 से 1940 तक थे। तो इनके जलवायु का वर्गीकरण का विभिन्न संशोधित रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यानी जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है उसको सबसे आदर्श माना जाता है, और उसी के आधार पे ज़्यादातर वर्तमान में भी जो मौसम की भविष्यवाणी की जाती है या जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण किया जाता है, उस जलवायु को मुख्यतः कोपेन के आधार पे ही अभी भी बांटा जाता है। तो कोपेन को अगर हम देखें तो कोपेन साहब ने 5 प्रमुख जलवायु को निर्धारित किया, ABCDE, ठीक है। तो इन्होंने 5 प्रमुख के लिए, जिसमें से 4 जो था वो तापमान पे आधारित था और 1 जो था वो वर्षा पे आधारित था। यानी उसका एरिया अगर शुष्क है तो उसको एक अलग जलवायु, वहां वर्षा नहीं हो रही है। तो एक बाकी सब में था कि गर्म, कम गर्म, ज्यादा गर्म, उसके आधार पे उन्होंने लिया। और इस आधार पे कोपेन साहब ने क्या किया कि जलवायु को लगभग उन्होंने तापमान विशेषताओं के आधार पे तकरीबन आप देखेंगे कि 13 प्रकार के उप भागों में विभाजित किया। यानी 5 तो मेन लिया, फिर उसका सब करके 13 भागों का 13 तरह का जलवायु वो बताया। विश्व में 13 तरह की जलवायु है। तो ये इसको इस तरह से हम लोग देखें तो उन्होंने ये जो जलवायु था इनको उन्होंने, जैसे कि मैंने बताया, ABCDE किया। तो जो मुख्य भाग था उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हम देखें कि जो कोपेन साहब ने किया था, तो उन्होंने ये जलवायु का ग्रुप लिया, कौन सा क्लाइमेट ग्रुप है और कौन सा क्लाइमेट टाइप है। यानी मेन जो मैंने बताया ABCDE, ये सारी चीजें जो था वो मेन जलवायु के बारे में उन्होंने बताया। और ये सब टाइप, उसके बाद उसने स्मॉल लेटर से उसको डिनोट किया। तो अगर ए है तो ए का मतलब है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ए है ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यहाँ सालों भर हर सीजन में गर्मी ही होगा, ठंडी नहीं होगा। यानी इस एरिया में हर सीजन में आपको गर्मी होगा। और इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु। और उष्णकटिबंधीय जलवायु सभी ऋतु गर्म होगी। यानी हम लोग का भी जो है भारत का ज़्यादातर जलवायु जो है वो क्या है, उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब इसको डिफरेंट भागों में बांटा। तो पहला तो AF, पहला बनाया इन्होंने AF। तो AF क्या था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। फिर दूसरा AW, तो ये सवाना टाइप का क्लाइमेट है आपका। फिर उसके बाद उन्होंने कहा AM, यानी मॉनसून जलवायु। तो इसको इन्होंने A को 3 भागों में बांटा, A को 3 भागों में बांटा। A को AF, जो आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, यानी रेन फॉरेस्ट। दूसरा उन्होंने बताया AW आपका हो गया सवाना टाइप का, यानी अगर आप अफ्रीका में जाएंगे तो जो इक्वेटर है ये आपका AF हो गया। और उससे ऊपर जाएंगे जो सवाना घास का मैदान है वो AW हो गया। और फिर जो अपना एशिया का अपने लोग का एरिया है टोटल, उसमें AM, यानी ये AM जो इंडियन मानसून से वो सारा मानसूनी जलवायु। उसके बाद दूसरा उन्होंने कहा B,
बी मतलब ड्राई क्लाइमेट, और इसको उन्होंने शुष्क जलवायु कहा। यानी उनका ये कहना था कि यहाँ वर्षा नहीं होती है या वर्षा बहुत ही कम होती है, यानी शुष्क। तो इसको इन्होंने वर्षा के आधार पर लिया, जबकि पहला वाला जो था उसको टेम्परेचर के आधार पर लिया, तापमान के आधार पर इसको लिया। तो अब देखेंगे तो इसको भी इन्होंने दो भागों में बांटा। एक तो BW यानी मरुस्थलीय क्लाइमेट, इन्होंने बताया BW यानी मरुस्थलीय। तो ये मरुस्थलीय जलवायु था। उसी तरह से दूसरा जो बताया इन्होंने वो BS मतलब स्टेपी टाइप का जलवायु, जो स्टेपी घास का मैदान है, टेम्परेट घास का मैदान जिसको हम लोग कहते हैं। हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि विश्व के विभिन्न जलवायु क्षेत्र, तो ये टेम्परेट टाइप का जो था उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये स्टेपी जलवायु इन्होंने कहा। अब हम लोग देखेंगे आगे, फिर उन्होंने तीसरा लिया, B तो लिया, तीसरा C लिया। तो C में उन्होंने कहा कि वार्म टेम्परेट रेनी और मिड लैटिट्यूड रेनी क्लाइमेट। तो ये इन्होंने कहा कि ये जो होगा नम, इसको हिंदी में इस तरह से आप लिख लें, नम शीतोष्ण अथवा मध्य अक्षांशीय जलवायु या शीत ऋतु कम ठंडी। ये फिर टेम्परेचर के आधार पर लिया, यानी यहाँ जो शीत ऋतु होगा वो ठंडा कम होगा, नहीं उतनी ज्यादा ठंड नहीं होगा इस शीत ऋतु में। लेकिन यहाँ क्या होगा कि वर्षा भी तो होती रहेगी, मानी वार्म होगा, लेकिन टेम्परेट रेनी सीजन हो जाएगा। अब इसमें भी कई तरह के उन्होंने किया, खास करके 3 तरह के। CS मतलब भूमध्य सागरीय जलवायु यानी मेडिटेरेनियन जलवायु, उनको उन्होंने। उसी तरह से CW यानी चाइना तुल्य जलवायु या चीन तुल्य जलवायु या चाइना टाइप क्लाइमेट। उसी तरह से CF इन्होंने किया, यानी पश्चिमी यूरोपीय जलवायु आप इसको कह सकते हैं। उसी तरह से दूसरा चीज हुआ C हो गया D में इन्होंने लिया आर्द्र मध्य अक्षांशीय जलवायु, यानी इस ऋतु में क्या होगा कि शीत ऋतु बहुत ही ठंडी होगी। इसमें आपने देखा कि शीत ऋतु होगी लेकिन उतनी ठंडी नहीं होगी, लेकिन जो D वाला है उसमें शीत ऋतु होगी, बहुत ही ज्यादा ठंडी होगी। और इसमें उन्होंने जो जलवायु दिया वो है टैगा क्लाइमेट, DW टैगा, और DF शीत पूर्वी तट की जलवायु या कूल ईस्ट टेम्परेट, और उसके बाद कूल कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट यानी महाद्वीपीय शीत महाद्वीपीय जलवायु या इसको कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहा गया। तो ये इस तरह से इन्होंने ABCD में दिया। ये जो पश्चिमी यूरोपीय जलवायु, यही आपको ब्रिटिश टाइप जलवायु भी कहलाता है। जिस तरह से ये चाइना टाइप है तो ये ब्रिटिश टाइप जलवायु भी है, और ये लॉरेंसियन टाइप है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, विश्व की जलवायु देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये आपको है स्थित। उसके बाद ABCD के बाद E दिया इन्होंने, जो 5 मेन भाग में बांटा था। तो E दिया पोल पे, तो E पोलर या ध्रुवीय जलवायु। तो E इन्होंने कहा कि जो ध्रुव क्षेत्र में आपको पाए जाते हैं, तो ध्रुवीय जलवायु या पोलर क्लाइमेट। तो इसमें इन्होंने दिया ET यानी टुंड्रा टाइप का क्लाइमेट, EF आइस कैप क्लाइमेट, यानी ये जो था टुंड्रा टाइप का था, और ये जो था हमेशा हिमाच्छादित प्रदेश, यानी यहाँ बर्फ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये 2 तरह का पोलर हुआ। इसके अतिरिक्त एक और इसमें जोड़ा गया बाद में H का मतलब ये था कि हाईलैंड। जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे कि तापमान का हम लोग ऊर्ध्वाधर वितरण करते हैं, और तापमान में क्या होता है, नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो ठंडी महसूस होता है हम लोगों को, तो जितनी ऊंचाई पे जाएंगे उतनी ज़्यादा ठंड होगी। तो उसी आधार पे एक उच्च भूमि का वर्गीकरण किया। तो इस प्रकार का वर्गीकरण
5 में से किसी भी सम्मिलित किया जा सकता है, यानी उसी 5 में से ये H को आप देखेंगे तो इस 5 में से आपका पूरा हो जाएगा, यानी आपका H, ये आपका H है, यहाँ आइस कैप है, तो ये आपका A B इस तरह से हो जाएगा। कोई एक पहाड़ है, ये आइस कैप है, आइस कैप है, तो यहाँ, और ये पहाड़ कहाँ पे है, मान लेते हैं कि ये पहाड़ ट्रॉपिकल क्षेत्र में है, तो यहाँ आपका A, यहाँ आपका B, यहाँ आपका C, यहाँ आपका D और यहाँ आपका E। तो ये 5 प्रकार का जलवायु इसमें मिलता है, लेकिन वर्टिकल होता है। ए जो होगा अगर ट्रॉपिकल रीजन में है तो ए सबसे नीचे वाला पोर्शन में होगा, फिर उस तरह से होगा। तो इस तरह का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं हाईलैंड या उच्च भूमि। अगर कहीं उच्च भूमि है तो इस तरह का वो दर्शाता है। अब कोपेन ने इस तरह का क्लाइमेट का वर्गीकरण किया है, तो इस तरह से कोपेन ने बताया। ये देखिए, ये डिफरेंट है, जैसे कि मैंने बताया था। तो ये आपका A B C D E, तो इस तरह से आप देखें तो ये टेम्परेट है, ये उसी तरह से देखा तो ये कोल्ड वाला एरिया है, उसी तरह से देख ले तो ये पोलर रीजन है। तो ये सारा जो कोपेन का वर्गीकरण है वो इस तरह से है। अब हम लोग देखेंगे विश्व की जलवायु, कि विश्व में कौन कौन से जलवायु क्षेत्र हैं, कौन कौन से वर्ल्ड के जलवायु क्षेत्र हैं, उसको एक एक करके हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसको हम लोग देखेंगे विश्व की जलवायु के बारे में। तो क्लाइमेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के जलवायु क्षेत्र, यानी हमारे जो विश्व है, जैसा कि मैंने बताया था तकरीबन कोपेन ने 5 मुख्य लिया, लेकिन अगर उपभाग में आप बांट दें तो तकरीबन 13 होता है, और अगर हाईलैंड वाले को हटा दें तो मोटे तौर पे 12 जलवायु केंद्र, जलवायु क्षेत्र आप डिवाइड कर सकते हैं पूरे विश्व को 12 जलवायु केंद्रों में। तो उसमें से देखते हैं कौन कौन था। तो विश्व के क्लाइमेट आप जोन देख लें, तो नंबर 1 में है आपका इक्वेटोरियल क्लाइमेट, विषुवतीय क्षेत्र में जो होता है। दूसरा में हॉट डिजर्ट, तीसरा में कॉन्टिनेंटल या महाद्वीपीय डिजर्ट, चौथा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, जिसको हमने सवाना भूमि बोला था। उसी तरह से टेम्परेट ग्रासलैंड, या जो स्टेपी है आपका वो टेम्परेट ग्रासलैंड है। और इसी तरह से हम लोग देखें तो ये ट्रॉपिकल मॉनसून, जो हम लोग का इंडिया आता है जिसमें ट्रॉपिकल मॉनसून क्षेत्र में। उसी तरह से है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय जलवायु, देखेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में। उसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं तो आपका वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन या समशीतोष्ण पूर्वी तटीय, या जिसको चाइना टाइप हमने आपको बताया था, तो इसको कहते हैं चाइना टाइप या चीन तुल्य जलवायु। उसी के आगे हम लोग देखेंगे तो कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, ये ब्रिटिश टाइप जो मैंने बताया था, पश्चिमी यूरोपीय, या जिसको आप कहते हैं शीत समशीतोष्ण पश्चिमी तटीय, या इसको ब्रिटिश टाइप या ब्रिटिश तुल्य जलवायु कहते हैं। यानी ये जलवायु चीन में अधिकतर पाया जाता है, चीन इसलिए चाइना टाइप नाम पड़ा। और ये जलवायु आपको इंग्लैंड या ब्रिटिश में है, तो इसलिए इसको ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट कहा जाता है। उसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे तो कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन या शीत समशीतोष्ण पूर्वी तटीय, ये तो था कूल टेम्परेट वेस्टर्न, और ये ईस्टर्न। ईस्टर्न का इसका लॉरेंशियन समतुल्य जलवायु, बेसिकली जो कनाडा का लॉरेंशियन एरिया है, जब आप देखते हैं मैप में अमेरिका का, तो वो लॉरेंशियन टाइप जलवायु वहीं से लिया गया है। तो ये 10वां है। 11वां है हमारा टैगा, टैगा क्षेत्र, जो टुंड्रा से जस्ट नीचे होता है, उसको कहते हैं हम लोग टैगा। और उसके बाद आगे आता है आपको टुंड्रा जलवायु या टुंड्रा क्षेत्र कहते हैं। तो ये 12 जलवायु क्षेत्र है, और इन 12 जलवायु क्षेत्र में हम अब बात करेंगे कि विश्व में कहाँ कहाँ है, क्योंकि हर कंपटीशन में इससे एक न एक क्वेश्चन आता रहता है,
आज हम आपको ये भी दिखाएंगे जाने से पहले कि यूपीएससी में इससे पूछ चुका है क्वेश्चन, और कौन क्वेश्चन पूछा है वो हमारे क्लास के बाद आप आसानी से हल कर पाएंगे उसको, बहुत ही आसानी से। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे विषुवतीय जलवायु या इक्वेटोरियल। तो विषुवतीय जलवायु जिसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जलवायु भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने बताया सामान्यतः भूमध्य रेखा के समीप उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इस जलवायु के क्षेत्र में सामान्यतः उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है और ये तकरीबन 10 आप देखेंगे तो विस्तृत है। तो इसको आप इस तरह से देखें, इसको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, यानी इसको कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी इक्वेटोरियल क्लाइमेट आपको जाना जाता है। अब इसको देखेंगे तो ये भूमध्य रेखा के समीप होता है, और ये आप देखेंगे तो इसका विस्तृत, जैसे अगर हम यहां अर्थ को लें और इस पे इस तरह से देखें, इस तरह से देखें, तो ये मान लिया कि इक्वेटर है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, इस बीच में जो भी होगा वो आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट होगा, ये आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट होगा, यानी 0 से 10 डिग्री ऊपर आप जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। तो इसी तरह से अब देखेंगे अब ये कौन कौन से क्षेत्र है, ये जलवायु आमतौर पे कहां कहां पाया जाएगा। तो ये जलवायु आमतौर पे पाया जाएगा आपको देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में मिलेगा। जानते हैं कि ब्राजील का जो रेन फॉरेस्ट है सबसे बड़ा एरिया है, जिसे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, और इसके बारे में हम लोग पर्यावरण वाले पे ज्यादा चर्चा करेंगे। फिर उसी तरह से सेंट्रल अफ्रीका में आप देखेंगे, उसी तरह से दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में, यानी ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो छोटे छोटे द्वीप्स हैं उसके ऊपर जाएंगे, इंडोनेशिया मलेशिया वाला एरिया जो है वो सारा एरिया आपको इसमें मिलेगा। तो ये देखिए ये है आपका वर्ल्ड मैप। अब इसमें हम लोग देखते हैं ये क्लाइमेट कहाँ कहाँ इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है। तो ये आपको यहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा, यानी साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अफ्रीका में, और ये आपका साउथ ईस्ट एशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया का जो ये पूरा रीजन है। उसी तरह से आप देखेंगे तो इस तरह का रीजन आपको मिलेगा। और ये जो एरिया है आप यहाँ देख सकते हैं, ये एरिया ये ओशिनिया कहलाता है, ये आपका इक्वेटर है। तो ये ओशिनिया में ये एरिया आपको ये मिलेगा ओशिनिया में। तो ये ओशिनिया हो गया, ये साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ये सेंट्रल अफ्रीका हो गया, और ये साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ये जो ब्राजील का ये पूरा रेन फॉरेस्ट एरिया है। तो ये आपको टोटल इस तरह से मिलेगा। तो इसका जो होता है, इसका अगर हम देखेंगे तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है ये काफी घना होता है, यानी इसका जो कैनोपी होता है जिसको हिंदी में चंदवा कहते हैं, इतना ज्यादा मतलब वेल डेवलप्ड हो जाता है कि आपको नीचे तक लाइट नहीं जाएगा और इस तरह का आपको दिखाई देगा। जब आप ऊपर से सेटेलाइट से आप फिगर लेंगे तो नीचे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बहुत ही डार्क फॉरेस्ट होता है। इसके नीचे जाएंगे तो आप तो इस तरह का आपको फॉरेस्ट मिलेगा। तो अब हम लोग आगे दूसरा क्लाइमेट देखते हैं, हॉट डिजर्ट या गर्म मरुस्थल। गर्म मरुस्थल की बात करेंगे जिसमें सहारा रेगिस्तान और अरब वगैरह है।
तो ये गर्म मरुस्थल कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो मरुस्थल कहते किसको है, उसको परिभाषा इसको किस तरह से हम लोग देते हैं? तो मरुस्थल को सामान्य रूप में इस तरह से परिभाषित किया जाता है जहां सतह का वाष्पीकरण, ठीक है, उसके वर्षण से अधिक होता हो। यानी वहां बारिश तो होता नहीं हो, लेकिन इतनी गर्मी हो कि उसका वाष्प बन के पूरा हो जाता, मतलब ड्राई आप हो सकते। तो वहां सतह का वार्षिक वाष्पीकरण वार्षिक वर्षा से अधिक हो, यानी बहुत ही कम वर्षा होता हो या नहीं के बराबर वर्षा होता हो, लेकिन उसका जो इवोपरेशन हो यानी वाष्पीकरण, ये सब लोग वाटर इन एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे आगे वाला लेक्चर जो हमारा है। तो इसी में तो ये जो होता है मरुस्थल का निर्माण वैश्विक स्थिति, तो इसी प्रकार से आप देखेंगे ये इसमें सीधा है कि ऐसा होता क्यों है। तो इसमें आपको वायुमंडलीय परिसंचरण जो मैंने बताया था कि 30 डिग्री आसपास में हाई प्रेशर बेल्ट है। तो हाई प्रेशर बेल्ट होने की वजह से क्या है कि उस बेल्ट में आपको डिजर्ट मिलेगा। फिर आप देखेंगे तो वो आपको हाई प्रेशर बेल्ट के साथ साथ, जैसे कि सपोज करें अगर हम ये अफ्रीका की बात करें, तो ये अफ्रीका है। तो अफ्रीका का ये सहारा रेगिस्तान है, आप यहाँ देख लें नॉर्मली, तो ये आपका पूरा ये एरिया। तो आप ये देखेंगे ये पूरा कॉन्टिनेंट है, यहाँ से ही पूरा जुड़ा हुआ है, इस तरह से इंडिया वगैरह इधर भी आप मान लेते हैं। तो यहाँ जो एरिया है पूरा आप देखेंगे तो ये पूरा एरिया यहाँ तक इंडिया तक ये पूरा रेगिस्तान है। तो उसी तरह से आप ऑस्ट्रेलिया का अगर देख लें, तो ऑस्ट्रेलिया में भी देखेंगे यहाँ रेगिस्तान है। तो नॉर्मल होता क्या है, ये इक्वेटर अगर मान लें तो ये 30 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। तो 30 डिग्री साउथ पे ऑस्ट्रेलिया का आप देखेंगे तो रेगिस्तान है, 30 डिग्री नॉर्थ पे आप देखेंगे तो इधर रेगिस्तान है, और ये आपको पश्चिमी तट, चूंकि ये क्या है वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है, तो आप देखेंगे कि पश्चिमी तट पे ही होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है यूपीएससी में भी कि क्या कारण है कि जो गर्म मरुस्थल है 30 डिग्री अक्षांश पे महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे में ही होते हैं। तो कल मैंने जो पढ़ाया था, कल और परसों जो मैंने आपका लेक्चर लिया था, तो उसमें यही मैंने समझाने की कोशिश किया था, वायुमंडलीय परिसंचरण। अब देखिए होता क्या है इसमें कि एक तो ये हाई प्रेशर बेल्ट है, 30 डिग्री पे हाई प्रेशर बेल्ट है, इसका मतलब है यहां से आपको पवनें जाती है। अब यहां से क्या होता है कि पवनें यहां से इक्वेटर की तरफ जाती है। तो इसको जैसा कि मैंने बताया था पूर्वी पवनें, तो इस तरह से हमने बताया था आपको 0, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। तो आप इसको इस तरह से देख लें, तो यहां से ऐसे आता था, ऐसे आता था, ऐसे आता था, यहां से ऐसे आता था। अब कोई ये लैंड का टुकड़ा यहां है, मान लेते हैं ये लैंड का टुकड़ा, ये क्या है सी है। अब यहां से जो ये पूर्वी हवाएं हैं, ये सी से पानी लगा तो ये पानी यहीं तक आएगा, यहीं तक आएगा। एक तो हाई प्रेशर बेल्ट है ये एरिया में, और ये पानी यहां तक आते आते, और ये जो पश्चिमी किनारा है यहां तक आते आते ये बादल पूरी तरह से शुष्क हो जाएगा। शुष्क हो जाने के कारण क्या होगा कि यहाँ वर्षण नहीं होगी। तो वर्षण नहीं होगी, इसीलिए ये पश्चिमी किनारा है। एक तो हाई प्रेशर बेल्ट और दूसरा आपका ईस्टर्ली का प्रभाव। तो ईस्टर्ली का प्रभाव और हाई प्रेशर बेल्ट के कारण पश्चिमी किनारा ही इससे ज्यादा प्रभावित होता है, और ज्यादातर जो आपके हॉट डिजर्ट मिलेंगे वो आपको पश्चिमी महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे ही मिलेंगे, और यही इसका कारण है। तो चलिए इसको हम आगे देखते हैं। तो इसी तरह से देखेंगे गर्म मरुस्थल जो है हमारा पृथ्वी पर जो हॉट डिजर्ट है, तकरीबन हमारे विश्व का 13% है, 13% है, 13% है। उसी को आगे हम देखें तो विश्व में जो भी गर्म मरुस्थल है, जैसे मैंने बताया था 30 डिग्री जो हाई प्रेशर बेल्ट है वहां से लेके 20 से 30 के बीच में, ठीक है, 20 से 30 के बीच में। इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं
तो यहाँ की जलवायु जो होगा वो, अब इसका जलवायु का फीचर्स क्या है, खासियत क्या है, तो ये आपको काफी दिन में गर्म होगा, इतना ज्यादा गर्म होगा कि 40+ डिग्री हो जाएगा। लेकिन इसका अपोजिट हो जाएगा, रात में क्या होगा, काफी कम हो जाएगा, 0 भी हो सकता है। यानी रात के समय में काफी ठंडा हो जाएगा, इतना ज्यादा ठंडा कि ये 0 भी हो सकता है। तो इसको हम इस तरह से, जैसे कि मैंने बताया था कि 20 से 30 डिग्री, तो अगर विश्व को हम इस तरह से बांटे, जैसा कि अभी हमने बताया था आपको मोटे तौर पे, तो एक्वेटर है, एक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ आप गए या साउथ आप गए, तो आपको क्या मिला, ये सारा आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिला। अब 10 से ऊपर जाएंगे 20 तक, 20 तक, 10 से ऊपर आप जाएंगे 20 तक, 20 डिग्री नॉर्थ तक, तो ये क्या होगा, ये आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलेगा। क्या मिलेगा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। लेकिन जब आप 20 से 30 तक जाएंगे, 20 से लेके 30 तक, तब आपको हॉट डिजर्ट मिलेगा। चूंकि यहां सबसे ज्यादा वर्षा होगा तो सबसे ज्यादा घना वन मिलेगा, कहां, इक्वेटर से 10 डिग्री के बीच में। लेकिन जब 10 से ऊपर चला जाता है तो वर्षा की मात्रा कम जाती है। वर्षा की मात्रा कम जाने के कारण आपको ये घास का मैदान मिलेगा, उस तरह से ट्री डेवलप नहीं होगा। जब ये ट्री डेवलप नहीं होगा तो ये घास के मैदान मिलेंगे, जिसको सवाना हम लोग बोलते हैं। इससे आगे अगर हम जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो भी जो मतलब नमी थी या जो भी वर्षा था वो समाप्त हो गया, तो वो 20 से 30 डिग्री के बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान मिलेगा। तो ये जो गर्म मरुस्थल था, इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। तो गर्म मरुस्थल। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे महाद्वीपीय मरुस्थल की बात हम लोग करेंगे। तो महाद्वीपीय मरुस्थल क्या होता है, जो महाद्वीपों के मध्य में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताऊं कि जैसे कि आप गोबी का डिजर्ट है, गोबी का डिजर्ट जो है वो कॉन्टिनेंटल डिजर्ट का एग्जाम्पल है। तो ये मैंने बताया था, जो ये गर्म मरुस्थल है, तो ये इस तरह से आपका होगा, काफी हॉट डिजर्ट होगा। अब दूसरा जो है वो महाद्वीपीय डिजर्ट या महाद्वीपीय मरुस्थल, इसको हम लोग कहते हैं। तो महाद्वीपीय मरुस्थल में होता क्या है, वर्षा को इस तरह से समझें, इस तरह से आप समझें महाद्वीपीय मरुस्थल के बारे में। जैसे सपोज कीजिए ये कोई महाद्वीप है, यहाँ जापान या कोई चीज़ आप मान लें यहाँ से, और ये फिर इधर से पैसिफिक ओशन। अब देखिए कि हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ से ओशन है, ये सी है, ओशन है। अब ओशन से आर्द्रता लेकर के ये कहाँ चला, महाद्वीप की ओर चला, और महाद्वीप काफी बड़ा है, आप समझ लेंगे इतना बड़ा है। तो क्या होगा, जैसे महाद्वीप के तट पे आएगा तो यहाँ क्या होगा, वर्षा होगा। यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा रिसीव होगा, तो सबसे ज्यादा वर्षा होगा तो यहाँ आपको अच्छा जंगल पाए जाएंगे, हरियाली पाई जाएगी। धीरे धीरे बढ़ेगा तो ये बादल क्या हो जाएगा, शुष्क होता जाएगा, यानी ड्राई होगा, और फाइनली महाद्वीप के केंद्र आते आते तक इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कुछ भी वर्षण का पार्ट नहीं बचेगा। और जब कुछ भी वर्षण का पार्ट नहीं बचेगा तो आप देखेंगे इसमें कि ये पूरा तरह से ड्राई हो जाएगा, और ये एरिया जो है वो पूरा मरुस्थल हो जाएगा। ये एरिया पूरी तरह से, तो इस प्रकार का जो अगर मरुस्थल बनता है तो इसको कहते हैं महाद्वीपीय मरुस्थल या कॉन्टिनेंटल डिजर्ट। तो चलिए अब इसको हम लोग इस पे देखते हैं। तो ये महाद्वीपीय मरुस्थल जो है महाद्वीपों के केंद्र में स्थित होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और जैसे ही पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती है
तो अगर हम लोग देखें तो वे वर्षा के रूप में क्या होता है, नमी को खो देती है। जहां ज्यादा वर्षा हो गया फिर उसका मॉइस्चराइजर कम हो जाएगा, और जिसके परिणाम स्वरूप बड़े महाद्वीपों के केंद्र तक पहुंचकर पवनें अत्यधिक शुष्क हो जाती है, यानी उस हवा में कुछ भी नमी नहीं होता है, कुछ भी आर्द्रता नहीं होती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है एरिया काफी ड्राई हो जाता है, यानी वहां इवोपरेशन ज्यादा और प्रेसिपिटेशन कम, यानी वर्षण कम और वाष्पीकरण अधिक हो जाता है। फलस्वरूप महाद्वीपीय मरुस्थल का निर्माण होता है। अब इसको हम इस तरह से देखें, ये देखिए, ये जो है हमारा ये गोबी का डिजर्ट है, जैसा मैंने अभी मैप पे बताया था आपको कि यही यहां देखिए ये समुद्र है। अब यहां से चला तो ज्यादातर वर्षा इस एरिया में हो गया, इस एरिया में हो गया। अब यहां आया तो कुछ बचा ही नहीं उसके पास। जब कुछ बचा ही नहीं तो यहां आपको वर्षा होगा ही नहीं। जब वर्षा नहीं होगा तो यहां क्या हो गया, गोबी का डिजर्ट बन गया। तो गोबी का डिजर्ट जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है आपका कॉन्टिनेंटल डिजर्ट का। ठीक इसी तरह से ये टकलामाकान डिजर्ट जो है, ये टकलामाकान, ये भी उसी का एग्जाम्पल है कि यहां से वर्षा आया और यहां तक कर दिया, उसके आगे आपको मिलेगा ही नहीं ये पूरा। तो ये पूरा शुष्क एरिया, तो शुष्क एरिया। तो इस तरह के जो रेगिस्तान बनते हैं, इस रेगिस्तान को कहा जाता है महाद्वीपीय मरुस्थल, कॉन्टिनेंटल डिजर्ट। ये क्या होता है, हॉट डिजर्ट से साफ अलग होता है, यानी जो गर्म मरुस्थल है उससे ये साफ अलग होता है। यहाँ आपको ये ठंडे मरुस्थल होता है, यहाँ ठंडी ज्यादा पड़ती है। तो ये आपको इस तरह से होता है। तो ये विश्व के मरुस्थल जो है उसका एक संयुक्त मैप है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो विश्व के मरुस्थल है इसमें कोल्ड डिजर्ट और हॉट डिजर्ट और कॉन्टिनेंटल डिजर्ट। तो इस तीनों को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसको इस तरह से देखिए, ये तो हॉट डिजर्ट है, ये लाल वाला जो आप देख रहे हैं ये हॉट डिजर्ट है, ये पूरा यहाँ पूरा ऑस्ट्रेलिया। तो ये अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था ये 30 से 20 के बीच में आपको होगा और ये डिफरेंट है। तो जैसे सोनारन डिजर्ट, मेजोव डिजर्ट और चिचुआन डिजर्ट, ये 3 डिजर्ट जो है वो आपको यूएस और मैक्सिको के पास है। सहारा डिजर्ट, अरेबियन डिजर्ट और थार डिजर्ट जो इंडिया और पाकिस्तान में संयुक्त रूप से है, ये आपको हॉट डिजर्ट के एग्जाम्पल है। उसी तरह से आपको कालाहारी डिजर्ट ये अफ्रीका में, और उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के ये डिजर्ट है, ये आप देखेंगे। तो टनामी डिजर्ट यहां पे है, ये वाला ग्रेट सैंडी डिजर्ट ये वाला है। उसी तरह से गिब्सन डिजर्ट ये है, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट ये है, और उसी तरह से स्टुअर्ट एस्टोनी और सिम्पसन डिजर्ट। तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे छोटा जो है वो स्टुअर्ट एस्टोनी डिजर्ट है। तो कभी कभी इस तरह के सारे डिजर्ट को आपको, इसीलिए ये सारे मैप्स हैं, ये मैप हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आप एक ही साथ सारे डिजर्ट को देख पाएं और समझ पाएं। उसी तरह से हम लोग देखेंगे ये अंटार्कटिक डिजर्ट, ये आप देखेंगे तो आर्टिक डिजर्ट। उसी तरह से ये सारा जो मैंने बताया था जो कॉन्टिनेंटल डिजर्ट है, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसा कि मैंने कल भी बताया था और आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि दुनिया में सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है, तो नंबर 1 पर होगा अंटार्कटिक डिजर्ट। हमेशा याद रखिए, डिजर्ट का मतलब सिर्फ हॉट डिजर्ट नहीं होता है। डिजर्ट का मतलब, रेगिस्तान का मतलब हॉट कोल्ड दोनों होता है।
ठीक है। तो उसी हिसाब से नंबर 1 पर अंटार्कटिक, नंबर 2 पे आर्टिक और नंबर 3 पे हम लोग देखेंगे तब आपका सहारा होगा। तो नंबर 3 पे सहारा होगा। लेकिन अगर हॉट डिजर्ट की बात की जाए तब आपको सहारा वाला कहना होगा। तो ये आपका था, तो ये मैंने आपको बताया। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जिसको हम लोग सवाना का क्षेत्र कहते हैं या सवाना भूमि की बात अगर हम लोग करते हैं। तो चलिए इस पे हम लोग अब आते हैं। तो ये ट्रॉपिकल, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब आप 0 से 10 तक जाते हैं तो वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है, और जब 10 से 20 के बीच में जाते हैं तो चूंकि वर्षा की मात्रा कम हो जाती है तो यहाँ बड़े तने वाले पौधे नहीं होते हैं बल्कि झाड़ी हो जाता है और एक घास का मैदान, जिसको सवाना घास का मैदान कहा जाता है। तो इसको इस तरह से देखें, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या इसको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के रूप में जाना जाता है। इसको आप इस तरह से देखें तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान अथवा जिसको हम लोग कहते हैं सवाना, जिसको हम लोग कहते हैं सवाना, ये खास करके भूमध्य रेखा के पास और कर्क और मकर रेखा के बीच में, यानी कर्क और मकर रेखा के बीच में होता है। सामान्यतः ये वर्षा वन और मरुस्थल के मध्य की पट्टी पर स्थित होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ऐसे ये 10 डिग्री, 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, और ये आपको 20 डिग्री, और 20 से 30 में आपको बताया कि मरुस्थल होता है। तो ये मरुस्थल और ये वर्षावन, इसके बीच की जो ये पट्टी है यही आपको सवाना भूमि कहलाता है या सवाना घास का मैदान कहलाता है। तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं। तो इसमें देखेंगे कि ये कहां कहां होता है। तो ये अफ्रीका के साथ साथ आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाएगा, आपको दक्षिण अमेरिका में भी पाया जाएगा, और इसी तरह से देखेंगे हमारे भारत में भी इस तरह के घास के मैदान या इस तरह के जो घास के मैदान है ये पाए जाते हैं, और इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। तो चलिए इसको हम आगे देखते हैं। ये देखिए, तो जैसा मैंने बताया कि ये डिफरेंट डिफरेंट नामों से जाना जाता है। तो साउथ अमेरिका में इसको आप देखेंगे तो कैंपोस कहा जाता है। ये कभी कभी आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन में पूछा जाता है कि ये जो घास के मैदान है जिसको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहा जाता है ये कौन है। चूंकि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड दोनों में फर्क होता है और दोनों का नाम तो आपको देखना पड़ेगा। उसी तरह से ये देखें लानोस, उसी तरह से कैंपोस, उसी तरह से ये सवाना और ये सवाना। तो अफ्रीका में नॉर्मली इसको सवाना कहा जाता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो साउथ अमेरिका में इसको लानोस और कैंपोस कहा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफ्रीका सवाना, लानोस, कैंपोस। अब हम देखेंगे ये आगे की इसी मैप में ये सवाना हो गया। उसी तरह से ये देखिए, तो ये आपको इस तरह का घास का मैदान आपको मिलेगा कि इसमें आपको घास तो होगा, कहीं कहीं झाड़ी होगी, और खास करके जो ज्यादातर जो जानवर है अफ्रीका का आप जानते हैं, चाहे वो जेब्रा हो, शेर हो या हाथी हो, वो इसी तरह के जंगल में पाए जाते हैं। यानी आपको ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में, तो इसमें आप देखेंगे कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में रिच बायोडाइवर्सिटी होती है। इसको हम लोग आगे पर्यावरण में भी देखेंगे। तो ये आपका हुआ, आगे देखते हैं इसी को। तो चलिए उसी तरह से अब हम लोग देखेंगे शीतोष्ण घास के मैदान। अब शीतोष्ण जो हो गया, अब रेगिस्तान के ऊपर, अब ऊपर चले जाइए। तो जहां 30 डिग्री था हाई प्रेशर था, अब 30 डिग्री से आप ऊपर जाइए। ऊपर जाइएगा तो वहां फिर क्या होगा, जो मैंने ग्लोबल सर्कुलेशन बताया था कल, वहां आपको वेस्टर्ली चलेगा। जो अस्थाई पवन है जो मैंने बताया था कल
कि वे वेस्टर्ली चलेगा, यानी पछुआ पवन है। तो ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आते हैं। तो विश्व के कई स्थानों पर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ घास की प्रचुरता होती है और यहाँ आपको पेड़ और झाड़ियों की अनुपस्थिति होती है। और ये क्षेत्र जो होता है आपको, जैसा कि मैंने बताया था कि ये क्षेत्र में आपको घास का मैदान, रियल घास का मैदान अगर आपको कहा जाए तो टेम्परेट ग्रासलैंड ही होता है, न कि ट्रॉपिकल। अब देखिए नॉर्मल क्या होता है कि जब आप बायो पढ़ते हैं या बॉटनी पढ़ते हैं तो वृक्षों के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है जिसको कहते हैं हर्ब, दूसरा होता है शर्ब, तीसरा होता है ट्री। तो ट्री जो है वो आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट में मिल रहा है, काफ़ी अच्छा पौधा है, उसके कैनोपी काफ़ी डेवलप है, जिसको हिंदी में चंदवा कहते हैं। उसी तरह से सर्ब, सर्ब का मतलब होता है झाड़ी, यानी झाड़ी नुमा कोई क्षेत्र है तो वो सर्ब कहलाता है। और हर्ब जो हो गया वो पूरी तरह से घास हो गया, घास या साग वगैरह जो होता है उस तरह के जो पौधे होते हैं उसको हर्ब कहते हैं। तो हर्ब, सर्ब, ट्री। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट में आपको ट्री मिला, सवाना ग्रासलैंड में आपको क्या मिला, सर्ब एंड हर्ब, यानी घास का मैदान भी था और झाड़ियां भी थी, जो मैंने अभी आपको दिखाया। लेकिन जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है या जिसको टेम्परेट ग्रासलैंड आप कह सकते हैं, उसमें सिर्फ अब सिर्फ घास मिलेगा या हर्ब मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए कि यहाँ जो होगा आपका वो तकरीबन आपको हर्ब मिलेगा। तो इसमें शीतोष्ण घास के, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ घास की प्रचुरता होती है लेकिन पेड़ और झाड़ी यानी ट्री और सर्ब नहीं पाया जाएगा, इसकी अनुपस्थिति होती है। उसी तरह से देखेंगे यह क्षेत्र ठंडा होता है और नम होता है, डेफिनेटली बात है। वेस्टर्ली से प्रभावित होगा तो ठंडा भी होगा और नम भी होगा। ये वेस्टर्ली से प्रभावित होता है, जिसको कहते हैं हम लोग पछुआ पवनों, पछुआ पवनों से प्रभावित होता है। तो ये है आपका। अब इसमें हम लोग देखें तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है और किन नामों से पाया जाता है, ये भी पूछता है आपसे। कि जैसे कि मैंने बताया ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किन नामों से पाए जाते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लें। तो इसमें आप देखिए प्रेरीज यानी उत्तरी अमेरिका में भाग, आप यहाँ देख लीजिए, आपको कनाडा और यूएस और यहाँ कुछ हद तक मैक्सिको में तक आ जाता है। तो ये सारा एरिया जो आपको आ जाता है तो ये उत्तर अमेरिका का प्रेरी यानी नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी ग्रासलैंड जो है वो आपको टेम्परेट ग्रासलैंड कहलाता है। उसी तरह से अगर हम देखें तो दक्षिण अमेरिका में हम लोग देखा तो ये पैम्पास। अब देखिए पैम्पास जो हो गया वो क्या हो गया, टेम्परेट ग्रासलैंड, और कैंपास जो था वो क्या हो गया, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। देखिए कितना मिलता जुलता नाम है लेकिन बच्चे कंफ्यूज इसी में करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग, फिर देखते हैं। अब देखिए ये हो गया दक्षिण अमेरिका का पंपास। अब हम लोग इसी में आगे देखते हैं। ये मैप आपको आप दिखाते हैं। उसी तरह से हम देखें तो सेंट्रल एशिया का स्टेपी, आप देखें इसको इस तरह से, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में जो हमारा स्टेपी का मैदान है ये भी आपका टेम्परेट ग्रासलैंड है। ये देखिए तो ये आपका ये पूरा यूक्रेन से लेके देखिए कहां तक आ जाता है, कितना बड़ा आपको ग्रासलैंड है, स्टेपी का ग्रासलैंड। तो ये आपका स्टेपी ऑफ सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया का स्टेपी। उसी तरह से हम लोग देखें तो वेल्ड जो है वो आपको वेल्ड ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का वेल्ड, अफ्रीका में भी ये घास के मैदान पाए जाते हैं, इसको वेल्ड कहा जाता है अफ्रीका में। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन्स कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं वो भी हम लोग। ये ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, तो ऑस्ट्रेलिया में जो पाए जाते हैं उसको डाउन्स बोलते हैं, अफ्रीका में जो पाए जाते हैं उसको वेल्ड बोलते हैं। तो ये आपका हो गया, तो ये आपका टेम्परेट ग्रासलैंड हो गया।
ये टेम्परेट ग्रासलैंड। अब हम लोग अपना उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, जिसमें अपना इंडिया भी आता है और ये पूरा एरिया जो आता है आपका साउथ एशिया, ये इसी में आता है, तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो है ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है, जैसा कि मैंने बताया था कि ए टाइप में आता है और इसको AM से डिनोट किया था कोपेन साहब ने। और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया, तो वो सारा वर्गीकरण हम लोग विस्तार से, अगर आप ऑप्शनल रखते हैं तब हम लोग ज्योग्राफी में उस पर डिस्कशन अच्छी तरह से करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग इस पे देखें। तो ट्रॉपिकल मानसून या ट्रॉपिकल मानसून, जिसे उष्णकटिबंधीय नम जलवायु या तटीय व्यापारिक पवन जलवायु के रूप में भी जाना जाता है, यानी तटीय व्यापारिक पवन के रूप में भी जाना जाता है। इसकी विशेषता है कि छोटे वार्षिक तापांतर पर उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा, यानी यहाँ आप देखेंगे जो मानसूनी जलवायु है, यहाँ अगर कुछ अपने नॉर्थ इंडिया को छोड़ दें, खास करके जो दिल्ली का क्षेत्र है या पंजाब का या हिमाचल का उधर का क्षेत्र को अगर छोड़ दें, तो जितना भी आपका पेनिनसुलर इंडिया है या जो हमारा इंडिया का बड़ा भाग है, वहाँ का जलवायु देखेंगे तो इसी तरह से गर्म होगा, वहाँ ठंडी बहुत ही कम पड़ती है। इवन जब हम लोग एक बार जा रहे थे यहाँ से तो मुंबई, तो दिल्ली में काफ़ी ठंडी पड़ रही है, मुंबई में आपको वो सारा चीज़ उतार देना पड़ा। तो होता क्या है कि ये जो होता है इसमें उच्च तापमान होता है और अत्यधिक वर्षा होती है। अगर इस क्षेत्र को हम देखें तो वर्षा के मात्रा में इक्वेटोरियल से भी ज़्यादा वर्षा हो जाती है कभी कभी। मुंबई का एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो मुंबई में इतनी ज़्यादा वर्षा होती है कि विषुवतीय क्षेत्र में भी उतनी वर्षा नहीं होती है जितनी मुंबई में होती है। लेकिन फिर भी मुंबई का जलवायु मानसूनी है, वो इसलिए क्योंकि इसमें शॉर्ट पीरियड के लिए शुष्क मौसम आ जाता है, यानी बारिश नहीं होती है। यानी अगर सालों भर बारिश होती, एक पैटर्न में होती, तब ये आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहलाता या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला क्लाइमेट आपको कहलाता। तो इसमें देखेंगे तो ये नम विषुवतीय क्षेत्र से अधिक वर्षा होती है, और खास करके देखें तो इसके विपरीत जो होता है कुछ समय के लिए मानसूनी जलवायु में शुष्क मौसम आ जाता है, इस वजह से इसका नाम मानसूनी जलवायु रखा गया। अब इसी में देखेंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहाँ कहाँ होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये अपना साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारा एरिया, उसी तरह से दक्षिण पूर्व एशिया, उसी तरह से दक्षिण और मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका में भी आपको इस तरह के पाए जाएंगे। हालांकि ये अफ्रीका के कुछ भाग में, खास करके देखेंगे कुछ अफ्रीका के भाग में ये मिलते हैं, लेकिन आप देखेंगे कैरेबियाई और उत्तरी अमेरिका में भी इस प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिलेगी, अर्थात मानसूनी प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए इसके आगे हम लोग अब देखते हैं। तो इसमें देखिए इस तरह के आप देखेंगे तो ये एरिया में भी आपको मानसूनी जलवायु मिलेंगे, और फिर ये थोड़ा सा पश्चिमी अफ्रीका के कुछ क्षेत्र में, और ये आपका मानसूनी जलवायु। तो ये आपका इस तरह से है, इसमें आप देख लें तो ये एरिया में आपको मानसूनी जलवायु मिलेगा, ये पश्चिमी भाग में थोड़ा सा मानसूनी जलवायु आपको मिल जाएगा, और ये तो आपका है ही पूरा साउथ ईस्ट एशिया वाला ये एरिया। इधर भी जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया साइड में इधर से आपको मिलेगा, मेडागास्कर के पास भी इस तरह के जलवायु आपको मिलेंगे। तो इस तरह का जो जलवायु है वो आपको मानसूनी टाइप का जलवायु है। तो अब आगे हम लोग इसको देखेंगे। तो भूमध्य सागरीय जलवायु या जिसको मेडिटेरेनियन जलवायु कहा जाता है, ये हमारा। अब इसमें देखेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु नॉर्मल जो होता है वो भूमध्य सागर के आसपास, तो भूमध्य सागर के आसपास की जिस प्रकार की जलवायु है उसी जलवायु को क्या कहा जाता है, भूमध्य सागरीय जलवायु। लेकिन अगर हम देखें तो इसको इसके आगे भी आपको मिलेंगे। तो ये आप देखें तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु आपको भूमध्य सागर के आसपास तो होगा ही, इसी से इसका नाम भूमध्य सागरीय जलवायु पड़ा। उसके बाद कैलिफोर्निया, जो अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य है, वो उसी तरह से
कैलिफोर्निया मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, सेंट्रल चिली, चिली जो है उसका मध्य भाग जो है वहां आपको मिलेगा। उसी तरह से दक्षिण अमेरिका में भी इस तरह का जलवायु मिलेगा, दक्षिण अफ्रीका में भी इस प्रकार की जलवायु आपको मिलेगा। उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी बिंदु, उसी तरह से हम लोग देखेंगे दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में भी इस प्रकार की जलवायु पाए जाते हैं। तो भूमध्य सागरीय जलवायु दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में भी आपको पाए जाएंगे, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी बिंदु पे भी पाए जाएंगे, अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी पाए जाएंगे। तो इस तरह की आपको जलवायु मिलेगा। तो ये देखिए ये वाला, तो ये कैलिफोर्निया वाला हो गया, ये आपको सेंट्रल चिली में, ये इसी तरह आपका भूमध्य सागर के आसपास, और ये आपको दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी टिप और ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में। तो आप इस तरह से देख लें, ये कैलिफोर्निया है अमेरिका का, तो यहाँ आपको मिलेगा। ये भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर के आसपास का एरिया हो गया। ये आपका ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट में आपको मिलेगा। उसी तरह से ये जो दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी टिप है और ये सेंट्रल चिली है। तो ये चिली आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा बहुत बड़ा कंट्री है, लंबा टाइप का है। तो ये सेंट्रल चिली, कैलिफोर्निया, भूमध्य रेखा के आसपास, और ये आपको विश्व में इस तरह से इसका वितरण है। आगे हम देखते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता के बारे में भी इसी में देखेंगे कि कैसी होती है। तो पवन पट्टी इसमें स्थानांतरित होती है। जैसा कि मैंने बताया कि जो पवन पट्टी होती है ईस्टर्ली और वेस्टर्ली, उसका शिफ्टिंग हो जाता है गर्मी के और ठंडी के वजह से। चूंकि हम लोग जानते हैं जब गर्मी होता है अपने लोग के इधर तो क्या होता है, सूर्य जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, और जब ठंडी का मौसम होता है तो सूर्य जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो इसमें क्या होता है कि गर्मियों में क्या होता है, उत्तर में सूर्य की स्पष्ट सूर्यताप पड़ती है, गर्मी में पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं, और व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आते हैं तो क्या होता है, वर्षा नहीं होती है। तो इसकी खासियत ये होगी आपको कि देखेंगे विशिष्ट रूप से शुष्क मौसम होता है गर्मी में, गर्मी में यहाँ बारिश नहीं होती है। तो इसको इस तरह से हम लोग समझें, इस तरह से हम समझाएंगे आपको। तो इस तरह से समझें कि देखिए अब ये भूमध्य रेखा का क्षेत्र मान लेते हैं कि यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु है, और ये आपका ये है 30 डिग्री एन वाला, ठीक है। यहाँ से आपको व्यापारिक पवनें आती है, ठीक है। अब ये भूमध्य सागर जो है मान लेते हैं कि यहाँ है। अब क्या होता है कि गर्मी में क्या हो जाता है कि ये भूमध्य सागर है, और ये आप जानते हैं भूमध्य सागर के आसपास चारों तरफ लैंड ही लैंड है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ ये बेल्ट ऊपर हो जाता है। अब ये बेल्ट जो ऊपर हो जाता है 30 डिग्री नॉर्थ वाला, चूंकि जैसे कि मैंने बताया कि गर्मी और ठंडी की वजह से शिफ्ट होता है। तो अब शिफ्ट होने के कारण क्या होता है कि ये ईस्टर्ली अब इस तरह से चलेगी। तो अब यहाँ तो इसको कोई सोर्स ऑफ वाटर है ही नहीं, तो यहाँ वर्षा होगा ही नहीं। ठीक इसका अपोजिट क्या होगा कि जब ठंडी का मौसम होगा तब ये शिफ्ट करके नीचे चला आएगा, और तब ये वेस्टर्ली के प्रभाव में आएगा। तो यहाँ क्या है, अटलांटिक ओशन है, और वेस्टर्ली से ये लाएगा, तो ठंडी के मौसम में यहाँ वर्षा होगी। तो इसको आप इस तरह से समझें, इस तरह से इस फिगर को समझें हम लोग, इस तरह से हम इसके फिगर को समझें। तो ये देखिए ये क्या होगा, सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा, और ये जो लाल वाला चीज देख रहे हैं ये है ITCZ, जो मैंने बताया था इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में मैंने बताया था, वो है। तो अगर इसको इस तरह से देखें तो अब जैसा कि मैंने बताया था, अब क्या है कि इधर से पूर्वी अब ये ऊपर चला गया तो यहाँ आपको ईस्टर्ली का प्रभाव होगा, तो ये नहीं हो पाएगा, मतलब यहाँ बारिश नहीं होगा। ठीक इसका अपोजिट होगा आपको ठंडी के मौसम में। तो सर्दियों में क्या होगा, सूर्य दक्षिण में आ जाएगा, तो स्पष्ट सूर्यताप से क्या, अब क्या है कि ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आता है। पछुआ पवनों मतलब वेस्टर्ली, और जब वेस्टर्ली से होगा तो स्रोत उसको समुद्र का मिल जाएगा तो वर्षा होगी। तो मतलब जाड़े में वर्षा, इसकी ये खासियत है। तो शीतकालीन वर्षा, तो इसको इस तरह से समझे हम लोग। ये देखिए अब क्या हो गया कि अब सूर्य दक्षिण में आ गया, तो ये ITCZ जो था
ये इस तरह से है रियल में। चूंकि इस तरह से इसलिए है कि जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया जो है वो पूरी तरह से गेंद के तरह से नहीं है गोल, और उसमें एक ही तरह समान डिस्ट्रीब्यूशन वाटर और लैंड का नहीं है, अलग अलग है। तो उसी तरह से इसका ये भी अलग अलग आपको होगा। तो अब क्या है कि अब देखिए कि अब ये नीचे चला गया तो अब ये वेस्टर्ली के प्रभाव में आएगा, और ये आपका समुद्र है, ये समुद्र है, तो यहां से आपका वेस्टर्ली यहां आके तो वर्षा करेगा, तो ये आपको सर्दियों में वर्षा होगी। ये आपका ये सर्दियों में वर्षा होगी। तो ये आपका सर्दियों में वर्षा होगी। अब है पूर्वी तटीय या चीन तुल्य जलवायु। तो समय हो गया है मेरा, तो चलिए कल हम लोग चीन तुल्य जलवायु देखेंगे, फिर ब्रिटिश तुल्य जलवायु यानी ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट बच गया, लॉरेंसियन टाइप क्लाइमेट बच गया, और देखेंगे कि इन सब क्लाइमेट में से यूपीएससी में से क्या क्वेश्चन पूछता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में तो पूछेगा ही, आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये क्लाइमेट के बारे में। और क्लाइमेट के बारे में और विस्तृत रूप से अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो जो ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना चाहते हैं बच्चे वो डेफिनेटली लें, और उसमें हम लोग जैसे कि मैंने बताया कि कोपेन का अलग है, थंडवाट का अलग है, किस तरह से क्लाइमेट का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और किस तरह से वर्गीकरण हुआ था, उसको हम विस्तृत रूप में देखेंगे। क्योंकि ये जीएस का है तो इसमें उतना विस्तृत नहीं कर सकते, क्योंकि समय की मांग होती है। तो जैसे कि देखिए समय समाप्त हो गया मेरा। तो चलिए कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चीन तुल्य जलवायु, या जिस चीन तुल्य, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो चीन तुल्य जलवायु ना पूछ करके आपसे ये पूछ देगा उष्ण समशीतोष्ण पूर्वी तटीय, यानी वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, इस तरह का दे देगा, और बोलेगा इस प्रकार के क्लाइमेट कौन से टाइप के, ब्रिटिश टाइप है, लॉरेंसियन टाइप है, चाइना टाइप है, इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। तो हम लोगों को क्या है कि जब आप क्वेश्चन मतलब क्लास लेते हैं टीचर का, तो आप उसको कई तरह से ध्यान दें, गौर करें और क्वेश्चन बनाएं, ठीक है। तो चलिए